जो चैप्टर हमने आज पढ़ना है वो सर्विस मैनेजमेंट एंड बूट ट्रबल शूटिंग का चैप्टर है। चैप्टर इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि उसमें कुछ चीज़ें ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड हैं। इस चैप्टर में जो पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं वो मैंने वाइट बोर्ड पे भी मेंशन किए हैं और कुछ यहाँ पर भी जो है वो वही तकरीबन उन्हीं के सेक्शंस जो हैं वो यहाँ पे भी हैं हमारी स्क्रीन पे। उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो मैंने आपको चूँकि बूट की ट्रबल शूटिंग बतानी है तो बूट की ट्रबल शूटिंग से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि लिनक्स का जो बूट प्रोसेस होता है वो क्या होता है। एक लिनक्स की मशीन पावर ऑन होने से लेके लॉगिन स्क्रीन आने तक उसमें क्या कुछ होता है ये मैंने आपको बताना है और ये आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि लिनक्स के लोगों को ये ऐसा इस तरह नहीं सोचना चाहिए या इस तरह नहीं करना चाहिए कि वो मशीन अगर बूट नहीं कर रही तो उन्होंने कहा कि रीइंस्टॉल कर लो। ठीक है, ये प्रैक्टिस थोड़ी सी लिनक्स के लोगों के लिए अच्छी नहीं होती। मिसाल दे रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अभी लास्ट जो है वो मंडे को मेरे कस्टमर का जिसके पास लिनक्स की मशीन के ऊपर पूरा SAP का प्रोडक्शन चल रहा था, वो प्रोडक्शन जो है वो चलना बंद हो गया। प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जाहिर है वो एक एजुकेशनल इदारा है तो इसलिए कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन ये है कि कुछ ऐसे इदारे भी होते हैं जहाँ पे अगर प्रोडक्शन बंद हो जाए तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो अब वो जाहिर है वो मशीन बूट नहीं कर रही थी, वो किसी ऐसी स्टेट में आके खड़ी हो गई थी कि जहाँ पे हम जो है वो कुछ कर नहीं सकते थे। तो मैंने उनको कहा कि अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप कंट्रोल मुझे दे दें। मतलब वो किसी मेरे एक और जूनियर लड़का था मेरे लाहौर का, वो उसके ऊपर काम कर रहा था। तो जब उससे नहीं हुआ तो उसने मुझे कहा कि तैयब भाई ये मशीन इस तरह से है तो इनको क्या कहूँ, इनको कह दूं कि इसको रीइंस्टॉल कर लें। तो मैंने उसको कहा कि मैंने कहा नहीं, उनको ये ना कहो। उसकी वजह है कि उनको सिर्फ OS इंस्टॉल नहीं करना, फिर पूरी SAP की टीम को पूरा SAP इंस्टॉल करना है। सही है, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने OS इंस्टॉल कर दिया और आपका काम हो गया, तो उनको फिर SAP इंस्टॉल करना पड़ेगा या उसको किस तरह चलाना पड़ेगा, उनको भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो ये ज़रा नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, मशीन मुझे दे दो। और फिर उसके बाद बहरहाल अल्लाह ने करम ये किया कि वो मशीन बूट हो गई। तो बहरहाल बताने का मकसद जो है वो सिर्फ इतना सा है, वो ये है कि लिनक्स का जो बूट प्रोसेस है अगर आपको पता हो तो आप भी, जब मैं आपके सामने ये बूट प्रोसेस यहाँ पे लिखूंगा तो आप भी उस बूट प्रोसेस को समझ अगर रहे होंगे तो जिस स्टेज के वो मशीन फंस रही होगी आप उस जगह पे जाके उसको फिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है लिनक्स का बूट प्रोसेस क्या होता है, ये मैंने आपको बताना है। दूसरी चीज जो है वो टारगेट। जैसे आपको ये बात मालूम है माइक्रोसॉफ्ट में ना हम करते थे कि F8 प्रेस किया हमने, विंडोज की बात कर रहा हूँ, या पता नहीं अभी भी मुझे हो सकता है F8 होता हो, विंडोज में होता है। F8 प्रेस करें तो विंडोज में अभी भी उसी तरह का मेन्यू आता है जिस तरह हमारे जमाने में आता था, है ना। तो होता क्या था कि मैं अपनी एक बात बता रहा हूँ कि हमने विंडोज जो है ना हमारी काम नहीं कर रही, तो हम जो है वो विंडोज को लेके चले गए लास्ट नॉन गुड कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन पे। फिर उस पर भी नहीं चल रही तो फिर हम लेके चले गए उसको सेफ मोड के ऑप्शन पे। उस पर भी नहीं चल रही तो फिर एक ऑप्शन था सेफ मोड विद नेटवर्किंग एंड कमांड प्रॉम्प्ट, ऐसा ही कुछ होता था। यार इससे तो लग रहा है ये भी बहुत पुराना है लग रहा है छोटा लेकिन है ये ज्यादा है इसकी, क्योंकि इसको भी वो बातें याद हैं। ये तो यार पुरानी बातें हैं 2001 2002 की हैं, अभी भी ऐसी आता है। अच्छा ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये इस तरह एग्री कर रहा है मेरी बात से, लग रहा है कि उसी जमाने का है। बहरहाल तो विंडोज में जो आप F8 करते थे ना और सेफ मोड लास्ट ऑन गुड कॉन्फ़िगरेशन, फिर सेफ मोड विद नेटवर्किंग, फिर सेफ मोड विदाउट नेटवर्किंग, और इस तरह से आप जो है वो जाते थे। तो वही चीज लिनक्स के अंदर टारगेट के नाम से आती है। कौन कौन से टारगेट्स हैं लिनक्स में, हम किस तरह से उसको करते हैं। इसमें भी ऐसी होता है कि पहले आप GUI टारगेट ले लें, फिर आप CLI टारगेट ले लें, फिर आप रेस्क्यू टारगेट ले लें, फिर आप इमरजेंसी टारगेट ले लें, फिर और आप जो है वो इस तरह से काम कर रहे होते हैं। तो वो ये टारगेट्स हैं जिनको जो है वो हम डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर एक तीसरी चीज और है
जो सर्विस मैनेजमेंट है, सर्विस मैनेजमेंट क्या है कि जिसमें हम आपको बताएंगे कि लिनक्स में अगर सर्विस स्टार्ट स्टॉप करनी हो तो क्या प्रोसेस है, और अगर उसको बूट टाइम पे डालना हो तो उसका क्या प्रोसेस है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे माइक्रोसॉफ्ट में services.msc होती है और आप services.msc के अंदर जाके अपना काम कर रहे होते हैं। उसके बाद जब ये 3 चीजें आपको समझ में आ जाएंगी तो उसके बाद फिर जो हमारी एक्टिविटी शुरू होगी वो ये होगी कि हम जो है वो हो सकता है कि किसी टारगेट को चेंज कर दें, किसी टारगेट को जो है वो चेंज करके अपनी मशीन को बूट करें तो हमारी मशीन बूट ना हो, फिर हम उसको फिक्स करें। हो सकता है हम किसी सर्विस को जो है वो डिस्टर्ब कर दें और सर्विस को डिस्टर्ब करने के बाद अपनी मशीन को बूट करें तो हमारी मशीन बूट ना हो। और इसी तरह हमारे पास ग्रब जो है वो बूट लोडर है, हमारे पास एक ऑप्शन ये भी है कि ग्रब जो है वो अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको आप कैसे रिकवर करें। और इसी तरह से अगर आपने पार्टीशन बनाए और पार्टीशन बनाने के बाद कोई प्रॉब्लम आई FS टैब में तो आप उसको किस तरह से फिक्स करें। और फिर चौथी चीज बल्कि यहाँ पे जो मेंशन है वो है फाइल सिस्टम रिपेयरिंग का। अगर आपका फाइल सिस्टम करप्ट हो जाए तो आप फाइल सिस्टम को कैसे रिपेयर करेंगे, क्योंकि फाइल सिस्टम जब करप्ट हो जाता है तब भी आपकी मशीन जो है वो बूट नहीं करती। ठीक है। और एक चीज हमने ये भी देखनी है कि अगर फर्ज करें हमारी मशीन जो है वो बूट नहीं कर रही तो वो कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं जहां से हमें एरर्स का पता चलेगा। वो भी मैंने यहाँ पर एक जो है वो चीज लिखी है, मैं उसको भी आपके साथ जो है वो शेयर कर दूंगा ताकि एटलीस्ट हमें ये तो मालूम हो कि लिनक्स ठीक है, हम किसी मशीन को स्टार्ट नहीं कर सके, ठीक है, हम किसी मशीन को नहीं चला सके, नहीं बूट करवा सके, लेकिन हमें कम से कम ये पता तो हो कि ये जो मशीन बूट नहीं हो रही उसका रीजन क्या है, वो रीजन हमें पता चल जाए। ठीक है। तो ये जो 3-4 चीजें हैं ये हमने डिस्कस करनी है। इसमें सबसे पहली चीज जो मैंने आपको दिखानी है, मेरे पास एक इमेज है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं लिनक्स के बूट प्रोसेस का। थोड़ा सा उसको हम मॉडिफाई करेंगे और बल्कि मैं यहाँ पे आपके सामने जो है वो स्क्रीन पे उसको थोड़ा सा डिजाइन भी कर लूंगा। रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी थी। मैंने ये लास्ट एक इंसिडेंट हो गया, मेरा डेटा जो है ना वो ये उबंटू थी उसमें ना वो हो गया था यार। उबंटू की बात नहीं कर रहे आप मुझसे। क्यों सर फ्लेवर नहीं क्यों डिफरेंस है? फिर क्या हो गया? तो वो डेटा जो है ना वो मेंटेनेंस मोड पे चला गया था, तो मुसलमान को बोला कि यार इसको जो है ना मेंटेनेंस मोड से निकाल दो, तो उसने इंस्टॉलेशन कर दी उसके ऊपर। मैंने अपनी जब से मैं तकरीबन काम कर रहा हूँ लिनक्स में तो मुझे 10 साल हो गए, मुझे याद पड़ता है, मुझे याद भी अभी तक मैंने 2 जगहों पे जो है ना रीइंस्टॉलेशन की है, 2 जगहों पे। और मैं रीइंस्टॉलेशन नहीं करता। अगर मुझे ये पता हो ना कि ये कस्टमर को बहुत ज्यादा मतलब शोर शराबा नहीं करेगा तो मैं रीइंस्टॉलेशन नहीं करता। मैं उसको बोलता हूँ भाई मुझे रात भर बैठने दो, मैं इसको फिक्स करके उठूंगा, मैं रीइंस्टॉलेशन नहीं करता। वो अलग बात है, मैंने 2 दफा की है, हो सकता है आगे कहीं आ जाए तो मैं कर दूं, लेकिन ये कि कोशिश आपकी होनी चाहिए। अगर आपको ये मालूम है कि लिनक्स के अंदर, मिसाल दे रहा हूं ना, कि आपकी गाड़ी बंद हो जाए, मैकेनिक आएगा, बंद गाड़ी खड़ी हुई है, उसको कुछ नहीं पता, वो आएगा बोलेगा सर 500 लूंगा, स्टार्ट कर दूंगा, ऐसे ही बोलता है ना। यार वो तो हमारी गाड़ी बंद हो गई, वो तो रास्ते से गुजर के जा रहा था बेचारा अपना दुकान बंद करके घर पे, उसको क्या पता कि आपकी गाड़ी में क्या मसला है। बोलता है सर 500 रुपए लूंगा और गाड़ी स्टार्ट कर दूंगा, और वो स्टार्ट भी कर देता है। 90% तो ऐसे सक्सेसफुल हो जाते हैं ना केस। भाई क्यों हो जाता है? उसको ये पता है कि भाई पेट्रोल ने कहां से आना है, उसको ये पता है CNG ने कहां से आना है, उसको ये पता है करंट ने कहां से आना है, मालूम है ना उसको। तो अगर हमें ये मालूम हो कि लिनक्स की मशीन ने पावर ऑन होने से लेके लॉगिन स्क्रीन तक क्या करना है, कोई भी लिनक्स हो उसने यही करना है। ठीक है। पुराने वर्जन थे उनमें क्या डिफरेंस था, नए वर्जन आ गए उनमें क्या डिफरेंस आ गया, बस वो मुझे आपको बताना है। ठीक है। बाकी इसमें सारा काम वही करना है। और तीसरी बात जो, एक और बात जो उस मैकेनिक के हवाले से भी हम आपको कहें कि अगर उसको ये बात वो स्टार्ट नहीं कर सका, नाकाम हो गया,
10% जो है वो कामयाब नहीं भी होते, तो उसको आपको कम से कम ये जरूर बता देगा कि साहब इसके जो है ना, इसका प्रॉब्लम ये है। मेरी सिविक में उसने कहा इसका ECU उड़ गया है, बस ये बोला और बस थोड़ा पैसे नहीं लिए और चला गया। मुझे तो पता ही नहीं था ECU किसे कहते हैं, लेकिन बताने का मकसद ये कि एटलीस्ट आपने ये बता दिया कि भाई इसमें ये चीज आपने ये निकाल लिया कि भाई चलो मैं बूट तो नहीं कर पा रहा लेकिन इसमें ये मसला है, ठीक है, ताकि अगर आप किसी और को बताएं तो आप उसको ये बता दें कि यार इस तरह से जो है वो इसका ये प्रॉब्लम है। बहरहाल मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं वो क्या है कि लिनक्स का बूट प्रोसेस क्या है वो मैंने आपको बताना है। अभी मैं लिनक्स की बात नहीं कर रहा, अभी मैं जनरल बात कर रहा हूं कि अगर एक मशीन है जो कि विंडोज चला रही है, एक मशीन है जो कि कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम चला रही है, उस मशीन में क्या होगा, इंटेल बेस्ड सर्वर्स में, इंटेल बेस्ड मशीन्स में क्या होता है, तो वो मैंने यहाँ पे आपके सामने रखा है कि अगर आप मशीन की पावर ऑन करेंगे, मैं किसी भी मशीन की पावर ऑन करूंगा, पावर ऑन होने के बाद क्या होता है, मेरे केस में या तो वो मशीन का बूट मोड मैंने सेट किया होगा, क्या सेट किया होगा, या ये सेट किया होगा। भाई मशीन इंटेल बेस्ड मशीन है, दो ही चीजें सेट होंगी ना, या तो उसका बूट मोड सेट होगा बायोस, या इसको लेगेसी भी बोलते हैं, या उस मशीन का बूट मोड सेट होगा UEFI। इसके अलावा तो कोई और नहीं होगा ना, ये दो बूट मोड होंगे। अगर मैं मशीन की पावर ऑन करूंगा और मशीन के अंदर बायोस वाला मोड होगा तब भी, मशीन के अंदर UEFI वाला मोड होगा तब भी, मशीन ने क्या करना है, क्या करना है, उसके मदरबोर्ड पे लगी हुई एक आईसी के अंदर, उसकी मदरबोर्ड पे लगी हुई एक आईसी के अंदर क्या होगा भाई, एक प्रोग्राम होगा। मैं उसको यहाँ पे प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर का नाम नहीं दे रहा, मैं उसको फर्मवेयर का नाम दे रहा हूं। वो प्रोग्राम होगा जो यहां से चलेगा, और वो प्रोग्राम क्या काम करेगा, वो ये 3 काम करेगा। ठीक है, आपने मशीन की पावर ऑन की, आपकी मशीन बायोस से बूट कर रही है या आपकी मशीन UEFI से बूट कर रही है, दोनों केसेस में चाहे वो UEFI से बूट करे या वो बायोस से बूट करे, दोनों केसेस में आपके सिस्टम के अंदर आपके मदरबोर्ड पे लगे हुए, आपकी मदरबोर्ड पे लगी हुई कोई आईसी, जिसको हम फर्मवेयर भी बोलते हैं, जिसको हम आमतौर पे यही बोलते हैं कि यार इसमें बायोस का सेटअप है, बायोस का प्रोग्राम है, ये भी बोलते हैं, ये बायोस की आईसी है, इसके लिए ये वर्ड भी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, उस आईसी से प्रोग्राम चलेगा। प्रोग्राम कौन से चलेंगे, उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर होगा या कौन सा फर्मवेयर होगा, वो मैंने आगे यहाँ पे मेंशन किए हैं। लेकिन एक बात अभी यही बता दूं कि जब आपने पावर ऑन की, अगर आपकी मशीन बायोस से बूट कर रही है, इट मीन्स कि वो प्रोसेस, जो बूटिंग का प्रोसेस होगा वो सिक्योर नहीं है। अगर आपकी मशीन UEFI से बूट कर रही है तो जो बूटिंग का प्रोसेस होगा वो सिक्योर है। इन दोनों केसेस में ये वाला जो प्रोसेस है UEFI के बारे में हम कहते हैं जनाब ये सिक्योर बूट प्रोसेस है, ये वाला, ठीक है, ये सिक्योर बूट का प्रोसेस है, इतना हमें पता है। पावर ऑन की, या तो बायोस चलेगी, लेगेसी प्रोग्राम चलेगा या UEFI। अगर मेरे केस में UEFI चल रहा है तो मुझे ये मालूम है कि आगे का जो प्रोसेस है वो सिक्योर है। अगर मेरे सिस्टम में लेगेसी पुराना सिस्टम चल रहा है तो आगे का जो प्रोसेस है वो सिक्योर नहीं है। सिक्योर ना होना और सिक्योर होने में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन है जो मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको एक और डायग्राम दिखाऊंगा, उससे मैं आपको बताता हूं। लेकिन अभी मैं एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूं, और वो स्टेप क्या आगे बढ़ रहा हूं कि आपकी उस आईसी से ये 3 चीजें चलेंगी, ये 3 सर्विसेज चलेंगी। पोस्ट चलेगी, पोस्ट का मतलब है पावर ऑन सेल्फ टेस्टिंग। ये आपके सिस्टम को, आपके सिस्टम के हार्डवेयर को टेस्ट करती है, और हार्डवेयर अगर ओके है, पोस्ट का प्रोसेस ओके हो गया, तो ये जंप करेगी डायरेक्ट, और ये जंप करके यहां आ जाएगी। ये सबको मालूम है, बताने वाली बात नहीं है कि जब पावर ऑन सेल्फ टेस्टिंग हो रही होती है तो ड्यूरिंग पावर ऑन सेल्फ टेस्टिंग वो आपको एक ऑप्शन दे रहा होता है कि इफ यू वांट टू
Press del if you want to enter setup. Press F2 if you want to enter setup. Press F10 if you want to enter setup. Press F1 if you want to enter setup. ऐसे मैसेजेस आते हैं और हम आमतौर पे उन मैसेजेस को इग्नोर कर देते हैं। पोस्ट ये पोस्ट कर रहा है, ठीक है। इस पोस्ट के दौरान उसने आपको ऑप्शन दिया और ऑप्शन में क्या आया भाई कि अगर बायोस में जाना है तो चले जाओ, सेटअप में जाना है तो चले जाओ, अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो आप नहीं गए तो ये यहां से जंप करेगा और जंप करके जनाब कहां आ जाएगा, बूट लोडर पे आ जाएगा, ठीक है। बूट लोडर पे आ गया। अब ये जो बूट लोडर है और ये जो पोस्ट का प्रोसेस चला है और ये जो सेटअप है ये कहां पर है, ये कहां से चल रहा है, ये यहां से चल रहा है। अगर आपके सिस्टम में ए भी यहां से चल रहा है, बी भी यहां से चल रहा है, सी भी यहां से चल रहा है, अगर आपके सिस्टम में हार्ड डिस्क नहीं भी लगी हुई होगी तो भी जो है वो ये काम आपको पता है ये काम होगा। अच्छा जी, फिर आपके सिस्टम में आपने बायोस के सेटअप में जाके बता रखा है, सिस्टम के सेटअप में जाके बता रखा है कि मेरी मशीन हार्ड डिस्क से बूट हो, मेरी मशीन यूएसबी से बूट हो, मेरी मशीन हार्ड डिस्क से हो, अगर हार्ड डिस्क से ना हो तो यूएसबी से, और यूएसबी से ना हो तो डीवीडी से हो। ये आप मेंशन करते हैं ना यहाँ पे, तो वो आपने मेंशन किया हुआ है। फर्ज करें कि मेरे केस में यहाँ पे मेंशन है हार्ड डिस्क से बूट हो, तो क्या होगा, ये बूट लोडर जिसकी जिम्मेदारी है ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करना, ये जनरल बूट लोडर है, इसकी जिम्मेदारी है कि स्टार्ट करना। ये क्या करेगा, ये सर्च करेगा बूट डिवाइस, हार्ड डिस्क मिल गई, अगर हार्ड डिस्क मिल गई तो अगले स्टेप में जाएगा, और अगर हार्ड डिस्क नहीं मिली तो यहीं पे बोलेगा कि बूट डिवाइस नॉट फाउंड, इनवैलिड बूट मीडिया, और इस तरह के मैसेज आएंगे। वो आपको मालूम होगा, आपने शायद देखे भी हों। लेकिन अगर हार्ड डिस्क मिल गई तो ये हार्ड डिस्क के अंदर जाएगा, अगर हार्ड डिस्क मिल गई तो ये हार्ड डिस्क के अंदर जाएगा। हार्ड डिस्क के अंदर क्या करने जाएगा, हार्ड डिस्क के अंदर क्या करने जाएगा, हार्ड डिस्क के अंदर जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम देखने के लिए। जैसे ही हार्ड डिस्क मिली, हार्ड डिस्क के अंदर गया और ऑपरेटिंग सिस्टम देखा, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में रखा हुआ होगा, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि हम तो अभी जनरल बात कर रहे हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करेगा। वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी जो भी बूट फाइल्स होंगी उनको लोड करेगा, कहां पे भाई, रैम में। और जब ये काम हो जाएगा नंबर 3, तो उसके बाद फिर वो क्या करेगा, फिर वो आपको लॉगिन स्क्रीन शो कर देगा। मैं एक जर्नल बूट प्रोसेस आपको मैंने बताया है कि कोई भी मशीन हो, उसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, क्या होता है, आप पावर ऑन करते हैं और लॉगिन स्क्रीन आ जाती है, आप बैठ के देख रहे होते हैं, अपनी चेयर ठीक कर रहे होते हैं, ऐसे ही होता है ना ऑफिस में। और जब आपकी मशीन आ गई, अब आपने लॉगिन किया और अपना काम शुरू कर दिया। आपको इससे कोई गर्ज नहीं है कि जब मैंने पावर ऑन की थी लैपटॉप की या डेस्कटॉप की और लॉगिन स्क्रीन आने तक पीछे क्या हुआ है, बैकएंड पे क्या हुआ है, कौन कौन सी फाइलें लोड हुई हैं, क्या स्टेप्स थे, क्या सीरीज थी उनकी। हमें उससे, अगर वो हमें नहीं भी पता तब भी कोई मसला नहीं है, हम हेड ऑफ आईटी भी बन जाएंगे, ठीक है, हमें अगर नहीं भी मालूम तो। लेकिन अगर हमें मालूम होगा तो हमारे लिए उस वक्त अच्छा है कि जब हम ट्रबल शूट कर रहे हो। मैंने पावर ऑन की, पावर ऑन होने के बाद सिस्टम में पोस्ट हुआ पावर ऑन सेल्फ टेस्टिंग। पावर ऑन सेल्फ टेस्टिंग के दौरान उसने मुझसे सेटअप की बात की कि बायोस के सेटअप में जाने तो चले जाओ, मैं नहीं गया। फिर एक और सर्विस चली बूट लोडर की, उस बूट लोडर की सर्विस ने बूट डिवाइस सर्च की, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम सर्च किया, उसके अंदर से ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड किया, जो भी उसकी स्टार्टअप फाइल्स थी उनको रैम में लोड किया, जो सर्विस स्टार्ट करनी थी, जो ड्राइवर लोड करने थे, यही सब कुछ होता है ना। तो जिस मुझे रन लेवल में लेके जाना था, जिस मोड में मुझे लेके जाना था, GUI CLI, उससे रिलेटेड सारी फाइलें उसने रैम में लोड की और मुझे लॉगिन स्क्रीन शो कर दी। ये एक जर्नल जो है वो सिस्टम का स्टार्टअप है या बूट प्रोसेस है। इसमें अगर आपने कुछ चीजें मैंने डिस्कस नहीं की, वो लिनक्स स्पेसिफिक हैं, मैंने जनरल बात की है।
इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछें, फिर मैं लिनक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बूट प्रोसेस क्या होता है मैं उसको आपके साथ शेयर करता हूं, और लिनक्स में कौन सी फाइलें होती हैं, वो कौन कौन सी चीजें लोड कर रहा होता है, वो मैं आपको जो है वो बताता हूं। अभी मैंने जनरल बताया कि एक मशीन होगी उसका बूट प्रोसेस क्या होगा। जी, आप बूट से रिलेटेड ट्रबल शूटिंग सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त कर सकते हैं जब आपको ये बूट के प्रोसेस का पता हो, उसके स्टेप्स का पता हो। अभी बीच में मैंने सिर्फ 2 बातें की थी जिनको मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर, जो वहां पे मेंशन नहीं है उनको मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो है वो लिखा है। वो क्या है, मैंने कहा था आपने पावर ऑन की, और पावर ऑन के बाद मैंने एक कंडीशन लगा दी कि ये कंडीशन ये है कि आपकी मशीन या तो बायोस से बूट करेगी या यूएफआई से बूट करेगी, दोनों में से किसी एक से बूट करेगी। और अगर बायोस से बूट करेगी आपकी मशीन का बूट मोड बायोस होगा तो अनसिक्योर, आगे का प्रोसेस अनसिक्योर होगा। और अगर आपकी मशीन के अंदर यूएफआई होगा तो जो आगे के प्रोसेस है वो सिक्योर होगा। ये बात मैंने की, और उसके बाद फिर मैंने उसी के बाद एक और बात भी की कि ये जो 3 चीजें चल रही हैं एबीसी, ये जो एबीसी चल रहा है एबीसी, ये एबीसी कहां से चल रहा है, ये एबीसी कहां से चल रहा है, ये एबीसी कहां से चल रहा है, ये एबीसी मैंने बताया कि मदरबोर्ड पे जो आईसी लगी हुई होती है उस आईसी से चल रहा है, जिसको आप फर्मवेयर भी बोलते हैं। अब मैं इसको लिनक्स स्पेसिफिक कर रहा हूं। लिनक्स स्पेसिफिक क्या है कि अगर आप एक लिनक्स की मशीन बूट करेंगे तो लिनक्स की मशीन बूट होगी, बूट होने के बाद सबसे पहला काम वही होगा पावर ऑन सेल्फ टेस्टिंग का। दूसरा काम वो आपको ऑप्शनल है, दूसरा आपको ऑप्शन देगा कि बायोस के सेटअप में जाना है तो चले जाएं, और तीसरा ऑप्शन है बूट लोडर का, जो जनरल बूट लोडर है। ये बूट लोडर आया, इसने बूट डिवाइस सर्च की, और बूट डिवाइस सर्च करने के बाद वो बूट डिवाइस के अंदर गया। जैसे ही अब यहां से लिनक्स का सिस्टम चेंज हो रहा है, जैसे ही वो बूट डिवाइस के अंदर गया, जैसे ही बूट डिवाइस के अंदर गया, क्या ढूंढने के लिए गया था, ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम देखने के लिए जब वो गया तो वहां पे उसको एक और बूट लोडर मिला, जिसका नाम होता है ग्रब। क्या नाम होता है, ग्रब। उसको मिल गया। ग्रब ने कहा, ग्रब की और इसकी कम्युनिकेशन हुई। ग्रब की और इसकी कम्युनिकेशन हुई। क्या कम्युनिकेशन हुई, इस जनरल बूट लोडर ने जब देखा कि यहाँ पे ग्रब मौजूद है और ग्रब ने देखा कि जनरल बूट लोडर आया है आगे के काम करने के लिए, तो ग्रब तो ऑपरेटिंग सिस्टम का स्पेसिफिक बूट लोडर है। इसने इस बूट लोडर को कम से कम्युनिकेशन की और उसको कहा कि भाई आगे का काम मैं कर लूंगा, मेरे हैंडओवर कर दो, क्योंकि मुझे मालूम है कि आगे क्या करना है, मैं संभाल लूंगा। ये जनरल बूट लोडर है, इससे नहीं आगे का प्रोसेस संभलेगा। तो हमने कहा कि भाई, ग्रब ने कहा कि भाई कंट्रोल मुझे दे दो, मैं इस काम को कर लूंगा। और ग्रब ने इस काम को करने की जिम्मेदारी ले ली। यहां से इससे कंट्रोल इसके पास आ गया। किस जगह पे, कौन से पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे। अब ग्रब क्या करेगा, ग्रब की एक फाइल होती है जिसका नाम होता है grub.cfg। मैं सिर्फ यहां पे मेंशन कर रहा हूं, जब मैं grub.cfg कहां रखी होती है, कैसी होती है, कैसे बनाते हैं, मैं उसकी बात जो है वो आपसे करूंगा। अभी फिलहाल जो है वो मैंने सिर्फ ये बताया कि इसको भी हम यूज करते हैं ट्रबल शूटिंग में, हम एक जगह पे इसको यूज करेंगे। ग्रब की वो फाइल है जिसका नाम है grub.cfg, जिसके अंदर ये लिखा होता है कि आपने कौन कौन सी फाइलों को किस ऑर्डर में लोड करना है। ग्रब ने अपनी उस फाइल को रीड किया, और रीड करने के बाद आ गया पॉइंट नंबर 3 पे, कि जिसमें उसने
वो फाइल तो पढ़ ली उसने, फाइल पढ़ने के बाद उसमें लिखा होता कि तुमने क्या करना है। ग्रब आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको लोड करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम की या बूटेबल फाइल्स उसने रैम में लोड करनी है। लोड करने का वर्ड जब भी आता है इसका मतलब ये होता है कि कोई प्रोग्राम डिस्क से रैम में लोड होगा, तो ये उसने रैम में लोड करनी है पॉइंट नंबर 3 पे। और वो कौन सी फाइलें हैं? वो 2 फाइल्स हैं। एक लिनक्स का कर्नल है, कहां पे होता है मैं आपको वो भी दिखाता हूं अभी। एक लिनक्स का कर्नल है जो सबसे पहले लोड होता है, जिसका नाम है VM Linux, और ये आपको बूट के पार्टीशन में मिलेगा। और एक और फाइल है जिसका नाम होता है init ram fs। क्या नाम होता है? init init ram fs। ये एक फाइल है। ये 2 फाइलें हैं, एक का नाम VM Linux है और एक का नाम है init ram fs। ठीक है, ये 2 चीजें हैं जिनको रैम में लोड किया जाता है। जब कर्नल रैम में लोड हो जाता है तो उसके बाद वो इनिशियलाइजेशन की स्क्रिप्ट चलती है, init ram fs चलती है। और वो init ram fs क्या क्या करती है उसके पॉइंट्स भी मैंने लिखे हुए हैं। init ram fs के जो इंपॉर्टेंट सर्विसेज, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो उसमें थे वो मैंने यहां पे मेंशन किए हुए हैं कि उसका काम है लोड करना ड्राइवर। उसका काम है कि देखना कि कौन कौन सा हार्डवेयर लगा हुआ है, उसके हिसाब से उसका ड्राइवर लोड करना। ये init ram fs का काम है। / पार्टीशन को किस फोल्डर, रूट पार्टीशन को किस फोल्डर से माउंट करना है, बूट पार्टीशन को किस जो है वो फोल्डर से माउंट करना है, होम को किस से माउंट करना है, ये जो फाइल सिस्टम की माउंटिंग है वो भी इसी का काम है, वो भी यही करता है। फिर तीसरी बात, ये डिसाइड करना कि सिस्टम को GUI में चलाना है या सिस्टम को CLI में चलाना है। ये काम भी यही इनिशियलाइजेशन स्क्रिप्ट जो है वो उसी के अंदर मेंशन है, उसी में लिखा हुआ है। और जब ये डिसाइड हो जाता है कि मशीन को GUI में चलाना है या मशीन को CLI मोड में चलाना है, तो उसके बाद फिर GUI के लिए जो सर्विसेज हमने बूट टाइम में डाल रखी हैं उनको स्टार्ट करना, CLI के लिए जो सर्विसेज हमने डाल रखी हैं उनको स्टार्ट करना। ये भी जो है वो उसी का काम है। और जब ये काम सारे हो जाते हैं तो फिर वो आपको लॉगिन स्क्रीन शो कर देता है। जब तक ये टास्क परफॉर्म नहीं होंगे ये आपको लॉगिन स्क्रीन शो नहीं करेगा। तो क्या स्टेप हुए कि आपने पावर ऑन की, पावर ऑन होने के बाद जो पॉइंट उसमें मेंशन नहीं है वो ये कि आप उसने ये देखना है कि मशीन को बायोस, मशीन को लेगेसी सिस्टम से बूट करना है या मशीन का बूट मोड जो है वो UEFI है। इनमें से दोनों में से किसी एक को वो सिलेक्ट करेगा। फिर वो आ जाएगा पॉइंट नंबर A पे, पोस्ट पे, फिर सेटअप पे, फिर जंप करेगा बूट लोडर पे। यहाँ पे मैंने जंप करने का वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया है कि पोस्ट से वो डायरेक्ट जो है वो बूट लोडर पे आता है, खुद से वो सेटअप रन नहीं करता। सेटअप रन करने के लिए हमारे पास की आ रही होती है, अगर हम प्रेस कर दें तो वो वहां पे चला जाता है। अच्छा, जब वो बूट लोडर पे आ गया तो बूट लोडर ने सर्च किया बूट डिवाइस, और बूट डिवाइस के अंदर वो गया और बूट डिवाइस के अंदर अगले उसमें जब बूट डिवाइस मिल गई तो बूट डिवाइस में गया। जैसे ही उसने बूट डिवाइस में कदम रखा वहां पे उसको क्या मिला? उसको मिला बूट लोडर जिसका नाम है ग्रब। तो उस ग्रब बूट लोडर ने क्या किया, उसने उससे कंट्रोल ले लिया और कंट्रोल लेने के बाद उसने कहा आगे का काम मैं कर दूंगा। तो ग्रब ने आगे के काम करने की जिम्मेदारी कैसे ली, कैसे उसको पता है कि आगे का काम करना है, वो इस फाइल में लिखा हुआ है grub.cfg में। grub.cfg में क्या लिखा हुआ है? बूट लोडर ने जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन उस grub.cfg में लिखा हुआ क्या है? अगर आप उसे देखना चाहें तो grub.cfg को आप कैसे देखेंगे? मैंने कहा लेस करो /boot के अंदर, ग्रब के अंदर, और grub.cfg को ओपन कर दो लेस करके पेज वाइज। इस फाइल में किसी जगह पर यह लिखा हुआ है कि आपने, इस फाइल में किसी जगह पे लिखा हुआ है कि आपने कौन कौन सी जो है वो फाइलों को लोड करना है। ये कहीं पे मेंशन है, ये मैंने हाईलाइट किया है। अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जनाब आपने कौन कौन सी फाइल्स को लोड करना है। कौन सी फाइल को लोड करना है?
उसने कहा ये लिनक्स का कर्नल है, इसका नाम है VM Linux। यही हमने वहां पे कहा था, ये उसका वर्जन है और ये रूट का पार्टीशन है। यहाँ पे ये रूट का पार्टीशन है और वो उसकी डिटेल उसने मजीद आगे दे दी। और फिर दूसरी बात उसने कही कि init RAM FS की जो फाइल है वो ये फाइल है। उसने इस फाइल से जो है वो उसने इसको वो सारी जो आगे के काम है, ड्राइवर लोड करने के काम और वो सारे काम वो उसने इस वाली फाइल से परफॉर्म करवाने, तो वो init RAM FS। और जब ये काम हो जाएंगे तो सिर्फ यही काम नहीं है, बल्कि मैंने आगे जो है वो ये मेंशन किया हुआ है कि सिर्फ इसका काम ये नहीं है, इसने ड्राइवर भी लोड करने हैं, इसने फाइल सिस्टम जो है वो आपके जो यूज हो रहे होते हैं वो भी माउंट करने हैं, इसने टारगेट भी डिसाइड करना है। और उसके टारगेट डिसाइड नहीं करना, टारगेट तो हम बता चुके होते हैं, ये इसमें कहीं पे मेंशन होगा। और उसके बाद उसी हिसाब से जो सर्विसेज हमने बूट टाइम में रखी हुई हैं, अगर हम GUI चलाएंगे तो कौन सी सर्विसेज, CLI चलाएंगे तो कौन सी सर्विसेज, वो उसने डिसाइड करके स्टार्ट करनी है और उसके बाद आपके सामने लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी। अब इसमें अगर आपको ये बूट का प्रोसेस समझ में आ गया है तो मैं अब इसमें कुछ चीजें आपको मजीद दिखाना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस बूट प्रोसेस के अंदर टारगेट चेंज कर दूं, कैसे करते हैं वो भी अभी आपको दिखाऊंगा। टारगेट चेंज कर दूं तो क्या होगा, मेरी मशीन अभी GUI में बूट कर रही है, मेरी मशीन CLI में बूट करेगी। और अगर मैं इसका टारगेट ऐसा कर दूं, कैसा, इसका टारगेट कर दूं रीबूट, इसका टारगेट कर दूं शटडाउन, तो अगर मैंने इसका टारगेट कर दिया रीबूट या टारगेट कर दिया शटडाउन तो क्या होगा, ये मशीन यहां से स्टार्ट होगी, ये पूरा प्रोसेस करती हुई यहां तक पहुंचेगी और यहां पे हमने इसको क्या कह रखा होगा, शटडाउन। तो क्या होगा, मशीन बूट ही नहीं करेगी, मशीन शटडाउन हो जाएगी। क्योंकि हमने टारगेट यहां पर जो है वो गलत सेट कर दिया। ठीक है, हम अगर अपनी डिस्क के अंदर कोई प्रॉब्लम कर देंगे, अपनी FS टैब की फाइल में कोई मसला कर देंगे, तो हमारी मशीन यहां से यहां तक आएगी और यहां पे आके जो है वो क्या होगी, हम कोई मिसाल दे रहा हूं, अगर हमने कोई ड्राइवर गलत लोड कर दिया तो हो सकता है हमारी मशीन यहां पे आके स्टक हो जाए। हमने किसी सर्विस का जो है वो कुछ बिहेवियर चेंज किया, किसी सर्विस के साथ हम खेला हमने, तो हमारी मशीन जो है वो यहां पे आके स्टक हो जाए। तो ये सारे जो है वो हमने ये ग्रब की, समझिए जरा बात को, हमने ये ग्रब की वो फाइल जिसको ये पढ़ के काम करता है, हमने वही डिलीट कर दी, तो क्या होगा, यहां से ये चलना ही बंद हो जाएगा। मतलब मैं अगर अपने सिस्टम की, जरा देखिएगा, मैं अगर अपने सिस्टम पे जाऊं और सिस्टम के अंदर कौन सी वाली फाइल डिलीट कर दूं, ये जिस फाइल को मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं, अगर ये फाइल मैं डिलीट कर दूं तो मेरे सिस्टम का क्या हाल होगा, मेरा सिस्टम किस जगह पे जाके फंसेगा। देखो मैंने अभी डिलीट नहीं की, सिर्फ अभी मूव की है। सबसे पहली चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मैंने मूव की है, सिर्फ मूव किया, सॉरी कह रहा है डेस्टिनेशन तो बताओ। मैंने कहा इसको OPT में डाल दो, अब OPT में डाल दो। अब मैं इस मशीन को रिबूट करूंगा तो क्या ये मशीन रिबूट होगी, देख लेते हैं कहां जाएगी ये मशीन। क्यों कि मैंने इसकी विंडोज में जैसे होता है ना boot.ini, मैंने इसकी boot.ini उड़ा दी, ये इसकी boot.ini है, ये फाइल इक्वल टू boot.ini है। जो चीज boot.ini में होती थी वो इसमें भी है। तो हमने क्या किया, हमने उसको उड़ा दिया, हमने ग्रब को बोला ग्रब, किसी वजह से वो करप्ट हो गई, किसी वजह से वो उड़ गई, उड़ने का मतलब रिमूव हो गई। अब हम कहां पहुंच गए, अब हम वहां पहुंच गए जहां पे ग्रब नहीं है। अब इसका क्या सॉल्यूशन है, कोई भी देखेगा, इसका सॉल्यूशन है कि भाई मशीन को क्या कर लो, रीइंस्टॉल। मैं अभी थोड़ा सा तेज जा रहा हूं, लेकिन मुझे तो अभी अपनी मशीन बूट करनी है ताकि मैं आपको टारगेट का टॉपिक पढ़ा सकूं। बताता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। आप एक दफा सिर्फ देख लें कि मैं अपनी मशीन को जो है वो बूट करने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी
मशीन जो है वो बूट कर पाऊंगा। देखते हैं मेरी मशीन बूट होती है या नहीं होती। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हो जाएगी। क्यों हो जाएगी कि मैंने उसे कहा कि भाई जो उसमें लिखा हुआ था या जो मेरे पास मेंशन था वो मैंने काम कर दिया। क्या मेंशन था भाई? जो मेंशन था, यानी कि ग्रब को अपनी इस grub.cfg वाली फाइल को पढ़ के ये पता चलता कि भाई कर्नल कहां पर है और इनिशियलाइजेशन स्क्रिप्ट कहां पर है। तो वो मैंने उसको बताने की कोशिश की, लेकिन नतीजा क्या निकला? रिजल्ट क्या निकला? उसने मुझे ये कह दिया कि भाई वो तो मैंने बहुत सारे काम तो किए, लेकिन मैं स्टार्ट स्विच रूट, मैं रूट के फाइल सिस्टम के ऊपर स्विच नहीं कर सका। ये मैसेज दे दिया उसने मुझे। तो मैंने वापस इसको कहा कि यार इस मशीन को रिबूट करो, एक दफा फिर ट्राई करता हूं। स्क्रीन कहां पर है? कहां पहुंची हुई है? इस स्टेट पे। इस स्टेट पे मैं क्या कर रहा हूं? कौन सी फाइल मैंने डिलीट की है? grub.cfg मूव कर दी। इस स्क्रीन के ऊपर मैं क्या कर रहा हूं? मैंने कहा ls जब मैं करूंगा तो वो मुझे दिखाएगी मेरे पार्टीशन। और मुझे ये मालूम है कि जो मेरे पार्टीशन है उसमें hd0 ms-1 ये मेरा पहला पार्टीशन है, hd0 ms-2 ये मेरा दूसरा पार्टीशन है, hd0 ms-3 ये मेरा तीसरा पार्टीशन है। और मुझे ये मालूम है कि पहला पार्टीशन मैं जो लिनक्स पे बनाता हूं वो बूट का होता है, या तो बूट का सेपरेट होगा या जो मेरा पहला होगा वही रूट पार्टीशन होगा, अगर मैंने बूट सेपरेट नहीं बनाया तो। और फर्ज करें कि मैंने बूट सेपरेट बनाया है तो मेरा पहला पार्टीशन बूट और दूसरा पार्टीशन मेरा जो है वो क्या होगा? रूट का। और अगर फर्ज कर लें कि मेरा पहला पार्टीशन बूट का है और दूसरा रूट का नहीं है, तो बास केसेस में दूसरा स्वैप का होता है और तीसरा रूट का होगा। तो मुझे क्या करना होगा वो मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं दोबारा आया यहां पे और मैंने कहा सेट रूट इज इक्वल टू hd0 कॉमा, वो मैंने टैब प्रेस कर दिया इसलिए ऐसा आ गया। तो देखें जरा, उसने बोला गेस करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें खुद बता दूंगा, तुम टैब प्रेस करो। मैंने hd0 लिख के टैब प्रेस किया तो उसने कहा पॉसिबल पार्टीशन R। अभी तो मैं ये सोच रहा था ना कि ये मेरा ये होगा, ये मेरा वो होगा, ये मेरा ये होगा, नहीं। टैब प्रेस किया तो उसने कहा कि भाई जो डिवाइस hd0 है वो तो डिवाइस है ना, 20 GB की है तकरीबन। वो पार्टीशन hd0 ms-1 फाइल सिस्टम टाइप ext और वो लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम वाइन बता रहा है उसका। पार्टीशन नंबर 2 का कह रहा है फाइल सिस्टम टाइप xfs, उसकी UUID है। और पार्टीशन नंबर 3 के बारे में कह रहा है नो नॉन फाइल सिस्टम डिटेक्टेड। इसका मतलब ये है कि ये स्वैप होगा। जब वो ये मैसेज दे तो इसका मतलब है कि ये स्वैप होगा। और जब वो ये वाली बात कर रहा है hd0, ये तो हार्ड डिस्क 0 है। हार्ड डिस्क के ऊपर कोई फाइल सिस्टम नहीं होता। हार्ड डिस्क के अंदर पार्टीशंस होते हैं और पार्टीशंस के अंदर फाइल सिस्टम होता है। तो इसलिए ये वाली बात तो मेरी समझ में आ गई थी कि हार्ड डिस्क 0 के ऊपर कोई फाइल सिस्टम नहीं होता, बल्कि हार्ड डिस्क में पार्टीशन बने हुए होते हैं 1 2 3 और उन पे फाइल सिस्टम होता है। तो जिनमें ext3 और xfs फाइल सिस्टम है तो वो तो वैलिड पार्टीशन है, और जिसमें नहीं है तो ये चांसेस ज्यादा है कि ये जो पार्टीशन होगा ये स्वैप का होगा, क्योंकि स्वैप के ऊपर कोई फाइल सिस्टम ऐसा नहीं बनता, बल्कि स्वैप के ऊपर जो फाइल सिस्टम बनता है वो RAM-FS बनता है, रैम जैसा फाइल सिस्टम बनता है। तो ये उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, एक ये और एक ये। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है जरा देखिएगा, hd0 ms-1 ये लिख के दोबारा इंटर किया है। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारा कर्नल कहां पर है, तो मैंने उसको कहा लिनक्स। अब देखें यहाँ पे भी मैं टैब प्रेस किया है मैंने, तो यहाँ पे भी पॉसिबल जो ऑप्शंस थे वो सिंपल लिनक्स होगा या लिनक्स 16 होगा या कुछ केसेस में लिनक्स EFI होगा। EFI अगर आपकी मशीन का बूट मोड EFI है तो आपका जो लिनक्स का कर्नल होगा उसके आगे यहाँ लिखा होगा लिनक्स EFI। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे
लिनक्स 16 लिखा है, और अगर फर्ज कर लेना अगर लिनक्स 16 से नहीं चला तो हम लिनक्स से चला देंगे, हमें सिर्फ 2 मरतबा काम करना होगा ना। तो मैंने लिनक्स 16 लिखा और VM Linux, ये लिनक्स के कर्नल का नाम है और ये उसका वर्जन है 3.10। ये 2 यहाँ पे VM Linux के वर्जन पड़े हुए हैं, एक के अंदर 3.10 प्लेन है और एक में लिखा हुआ है जीरो रेस्क्यू। तो मैंने कहा मुझे VM Linux 3.10 वाले को ले जाओ और यहां तक मैं लेके आ गया। पहले मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया था, अब मैं यहाँ पे इंटर नहीं कर रहा बल्कि मैं यहाँ पे एक पैरामीटर दे रहा हूं, और वो पैरामीटर क्या है, ये मैंने पैरामीटर दिया है। ये पैरामीटर मैंने क्यों दिया है, ये पैरामीटर मैंने इसलिए दिया है कि जब मेरी मशीन फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैंने यही काम किया था तो मेरी मशीन जो है ना एक जगह पे जाके रुक गई थी और उसने मुझे क्या मैसेज दिया था, क्या मैसेज था, फेल टू, हाँ उसने कहा था फेल टू स्विच रूट, ऐसा मैसेज दिया था। तो उसका मतलब क्या था, उसका मतलब ये था उसने मुझे ये बताने की कोशिश की कि तुमने मुझे ये कहा शुरू में कि तुम्हारा रूट का जो पार्टीशन है वो ये है, पहला वाला तुमने ये कहा था, ठीक है, लेकिन असल में तुम्हारा रूट का पार्टीशन पहला वाला नहीं था। इसको तुमने पहला बता के अपना कर्नल तो लोड करवा लिया, अपनी यूनिट आरडी तो करवा ली, वो तो हो गई थी, लेकिन असल में तुम्हारा कर्नल लोड होने के बाद उसको जाना है कहां पे, क्योंकि कर्नल तो बूट वाले पार्टीशन में रखा होता है ना, जो उसको जाना है कहां पे, यहाँ पे। ये उसका असल में रूट पार्टीशन है, ये उसका रूट पार्टीशन है जिसका नाम है डिवाइस SDA2। तो यहां पर ये मेंशन कर दो, मैंने उसको, अगर ये LVM होगा तो मुझे LVM मेंशन करना पड़ेगा। मैंने इसको इंटर किया और इंटर करने के बाद उसने मुझे कहा अब उसके बाद init RD की फाइल को लोड करना होता है, तो वो भी आप बता दें। मैंने init ramfs.img तक वो मेन फाइल होती है, मैंने उसको लोड करवाया और अब मैं बूट करूंगा तो मुझे 100 तो नहीं 99% यकीन है कि मेरी मशीन जो है वो मशीन जिसकी boot.ini मैंने डिलीट कर दी थी। boot.ini विंडोज की है तो मैं इसलिए उसका नाम ले रहा हूं, मैंने उसकी grub.cfg जो सिमिलर टू boot.ini है वो मैंने डिलीट कर दी, और मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी मशीन को कहां लेके आऊंगा, मेरी मशीन GUI पे आ जाएगी। ऐसा मैंने क्यों किया, ये मैंने फाइल क्यों डिलीट कर दी, इसलिए डिलीट कर दी कि मुझे मालूम था मैं अपनी ये बूट विंडोज की boot.ini डिलीट कर दूंगा तो मेरे लैपटॉप की क्या हालत होगी, क्या होगी भाई, क्या करना पड़ेगा, रीइंस्टॉल करना पड़ेगा ना भाई। boot.ini डिलीट कर दोगे तो रीइंस्टॉल करना पड़ेगा, इधर करना नहीं भाई, किसी पता कर दो यार आप लोग, हाँ तो रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो रीइंस्टॉल करने के बजाय अगर आपको ये पता हो कि विंडोज की मशीन का बूट प्रोसेस क्या होता है और उसकी रिकवरी कैसे होती है, अगर किसी वजह से boot.ini डिलीट हो जाए तो आप उसको रिकवर कर सकते हो। मेरे केस में अभी मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूं, यूजर रूट में गया और रेडिट पासवर्ड रेडिट दिया। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ है कि, ये क्यों मुमकिन हुआ है, ये इसलिए मुमकिन हुआ है कि भाई ये देखें मशीन मेरी लोड बूट हो गई है, और बूट होने के बाद मैं आपको जाके दिखा रहा हूं ls-l BOOT बूट के अंदर ग्रब के अंदर grub.cfg के नाम से एक फाइल थी जो कि अब इसमें नहीं है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। मैंने आपके सामने उसको यहां से मूव कर दिया था, कहां पे मूव कर दिया था, ओपीटी में डाल दिया था। चूंकि इस फाइल को होना चाहिए यहाँ पे, ये यहाँ पे नहीं थी, उससे फर्क क्या पड़ा, बूट के अंदर फर्क क्या पड़ा, ये आपके सामने बूट प्रोसेस है, फर्क क्या पड़ा, आपकी मशीन पावर ऑन हुई, आपको पता है पावर ऑन हो गई, ये वाला फेस निकल गया, फिर वो पोस्ट हुई, फिर वो बूट लोडर चला, फिर बूट लोडर से उसने बूट डिवाइस सर्च की, फिर बूट डिवाइस से वो बूट डिवाइस के अंदर आया ऑपरेटिंग सिस्टम देखने के लिए, तो उसको वहां पे लिनक्स का अपना बूट लोडर जो पहले जमाने में आया करता था लीलो लिनक्स लोडर,
अब उसका नाम चेंज हो गया है, अब वो हो गया ग्रब, GRUB ग्रब। RHEL 5 तक लीलो आता था, RHEL 6 से ग्रब हो गया। और ये सिर्फ ग्रब आपके लिनक्स का नहीं, बल्कि अगर आपके अपने मोबाइल में एंड्रॉइड को अगर आप कभी रूट करें तो उसमें भी आपको ग्रब ही मिलेगा। तो ये ग्रब था यहां पे। इस ग्रब ने क्या करना था, इस ग्रब ने कंट्रोल तो ले लिया, कंट्रोल तो ले लिया, इस ग्रब ने कंट्रोल तो ले लिया, आगे का काम मैं संभाल लूंगा। लेकिन वो जिसकी बेस पे संभाल रहा था, जिसकी बेस पे संभाल रहा था, उसकी वो फाइल आपने डिलीट कर दी, वो फाइल आपने उसकी जगह से हटा दी। वो फॉर्मूला जो था, जो इसके पास था आगे का काम करने के लिए, लॉगिन स्क्रीन तक पहुंचने के लिए, तो वो फॉर्मूला आपने क्या किया, मूव कर दिया, वो फॉर्मूला ही मूव कर दिया आपने। तो जब फॉर्मूला मूव हो गया तो वो क्या करेगा, फिर हम आए मार्केट में, हम आए इन हुए, हमने कहा भाई कोई बात नहीं ग्रब, आगे का काम हम कर लेंगे। तुमने हमें कहां लाके छोड़ दिया था, किस जगह लाके छोड़ दिया था तुमने, ये देख लें भाई। अब अगर कोई हमसे ये कहेगा कि यार तुम्हारी हार्ड डिस्क खराब हो गई, तो क्या हम उसकी बात मानेंगे? अगर कोई हमसे ये कहे तुम्हारी हार्ड डिस्क खराब हो गई है, तो ये स्क्रीन देख के हम उसकी बात मानेंगे क्या? हाँ, हमें ये मालूम है हार्ड डिस्क खराब नहीं हुई है, हार्ड डिस्क खराब नहीं हुई, हमारा ग्रब की वो जो फाइल थी वो किसी ने मूव कर दी है, या वो फाइल करप्ट हो गई है। तो अब कोई मसला नहीं है, अगर वो करप्ट हो गई है, हमें चूंकि मालूम है कि उसमें क्या लिखा हुआ होता है, हमें चूंकि मालूम है कि इस ग्रब का काम क्या है, ये क्या दो चीजें लोड करता है जो इसकी जिम्मेदारी है, तो हमने कहा ग्रब हम तुम्हारे लिए वो काम कर देंगे। और कैसे करेंगे वो हमने उसको बता दिया कि हम कैसे करेंगे। ग्रब हमने LS किया, उसने मुझे बताया कि मुझे इस वक्त जो हार्ड ड्राइव नजर आ रही है सिस्टम में वो 3 है, सॉरी 1 है, उसमें 3 पार्टीशन है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा रूट वाली कौन सी होगी, सेट रूट लिख के = HD0 लिखा, कॉमा लगाया, MS-DOS लिखा और टैब प्रेस किया। तो टैब प्रेस करने पे मुझे ये पता चला कि मेरे पास कितने पार्टीशन है, HD0 MS-DOS 1, HD0 MS-DOS 2, ये 2 पार्टीशन है और एक तीसरा पार्टीशन भी है, लेकिन उसका फाइल सिस्टम डिटेक्ट नहीं हो रहा। तो मैं समझ गया कि जो पहला पार्टीशन है वो बूट का पार्टीशन होगा। और वैसे आप उसके साइज से भी अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन फर्ज कर लें कि पहले मैंने क्या किया था, मैंने MS-DOS 1 किया था और ये इंटर कर दिया था, और मैंने ये कहा था कि ये मेरा बूट का पार्टीशन है, ये मेरा पहला पार्टीशन है। इंटर किया, जब इंटर किया तो उसके बाद क्या करना था, ये बताने के बाद कि मेरा कर्नल लोड करना है और मेरा init RAM FS लोड करना है, वो 2 ही चीजें हैं जो ग्रब काम करता है। और मैंने उसका नाम लिखा लिनक्स, टैब प्रेस किया, उसने मुझे बताया 16, और फिर मैंने /VM Linux 3.10 यहां तक इंटर किया। जब ये इंटर करने के बाद इंटर कर दिया, फिर उसने क्या लोड करना था, init-rd 16, मैंने वो लोड किया, init RAM FS और .img तक उसकी फाइल होती है जो आपकी grub.cfg में भी लिखी होती है, मैंने वो काम किया। और ये करने के बाद मैंने अपनी मशीन को बूट करना है। लेकिन आपको ये बात मालूम है कि हमारे इस सिनारियो में ये चीज काम नहीं करेगी, हमारे इस सिनारियो में ये चीज काम नहीं करेगी। और कहां जाके रुकेगा ये आप देख लीजिएगा। अगर मेरे पास सिंगल एक पार्टीशन होता जिसके अंदर बूट भी होता और जिसमें रूट भी होता, तो ये चल चुका होता, फिर प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ये बूट का पार्टीशन था, इसने बूट की फाइलें जो थी वो तो लोड कर दी, वो तो लोड कर दी इजीली। लेकिन जब बूट की फाइलें लोड होने के बाद पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम, पूरा एनवायरनमेंट चलाने की बात आई, जहां पे पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम रखा हुआ था, वहां पे फिर इसके जो है वो, फिर इसको क्या हुआ, इसने क्या मैसेज दिया, इसने बोला भाई मैं जितना कर सकता था मैंने कर दिया, बाकी एक मसला है। और वो मसला क्या है, वो मसला ये है कि मैं खुद से, मैं तो फाइल को पढ़ के काम करता था, अब मैं क्या करूं, फेल टू स्टार्ट स्विच रूट, सिस्टम CTL स्टेटस init-rd स्विच रूट सर्विस फॉर डिटेल, बोल रहा है इसका स्टेटस ले लें, ये कमांड चला के देख लें, इस काम में मैं फेल हो गया हूं, इसको गूगल करें, या ये कमांड चला के देख लें, या जो है वो मैंने एक फाइल बनाई है ये वाली, अगर आपको वो बोलता है सपोर्ट का बंदा बोलता है तो ये वाली फाइल मुझे किसी तरह से भेज दें,
अब ये काम है, इससे पता चलेगा असल मसला क्या है। और कह रहा है आपके पास प्रॉम्प्ट तो आ ही गया है, अगर आपको कुछ करना है तो आप इस प्रॉम्प्ट से जो चाहें कर सकते हैं। मेरे पास जो सिचुएशन है वो क्या है, वो भी आपके सामने। कह रहे हैं अगर आपको जनरल सीटीएल करना है तो आप उसकी लॉग देख लें। मैंने भी कहा जर्नल सीटीएल माइनस एक्स बी इंटर, पूरी लॉग आएगी। अगर मैं इसको कहूंगा जनरल सीटीएल माइनस पी एरर, तो एरर आ जाएगा। एरर क्या है, इसमें पूरे में बूट के अंदर एक एरर है, जो कि जब भी आपकी मशीन बूट ना करे आपने क्या करना है, जनरल सीटीएल माइनस पी एरर, तो वो आपको एरर बता देगा, एरर। वैसे अगर आप जनरल सीटीएल करेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ था अभी, सिर्फ लिखा था जनरल सीटीएल करो। अगर आप वैसे जनरल सीटीएल करेंगे तो जनरल सीटीएल का कितना वो होगा, वो आप देख लीजिएगा। ये जनरल सीटीएल है पूरा, मशीन के बूट होने वक्त की जो है ना ये सारी डिटेल है। अब इसमें से सारी डिटेल में से आपको अगर कह दिया जाए, ये बहुत सारे पेजेस हैं, अगर आपको कह दिया जाए तैयब साहब इसमें से निकाल के बताओ क्या मसला है, तो मैं तो क्या मेरे सर भी नहीं निकाल सकेंगे भाई। मैंने कहा जनरल सीटीएल, मुझे सिर्फ एरर दिखा दो, असल मसला क्या है वो दिखा दो। मुझे नहीं जरूरत कि मैं सारी लॉग्स पढ़ूं। एरर ये है भाई, एरर क्या है भाई, फेल टू स्टार्ट स्विच रूट। अब मैं इस एरर को जब गूगल करूंगा तो गूगल मुझे बताएगा कि भाई क्या करना है आपने। लेकिन बहरहाल मुझे तो मेरे सर ने बता रखा है कि जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने एलएस करके अपनी हार्ड ड्राइव देखनी है और आपने वहां पे लिखना है सेट रूट इज इक्वल टू स्लैश hd0 ms-1, ये ms-1, और उसके बाद आपने इंटर कर देना है। और उसके बाद आपने क्या लिखना है भाई, लिनक्स 16 लिखना है, /vm लाइनस का नाम लिखना है पूरा। और उसके बाद आपने उसको बताना है कि रूट का जो पार्टीशन है वो मेरा डिवाइस SDA2 है, ये बताना है आपने। और यहाँ पर मैं एक और बात आपके सामने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आपका ये पार्टीशन डिवाइस SDA2 हो, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है आपका ये जो पार्टीशन हो ये क्या हो, हाँ ये LVM हो, LVM हो, ये तो नॉर्मल है ना, डिवाइस SDA2, हो सकता है ये LVM हो। अगर ये LVM होगा तो फिर आपको यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा, डिवाइस VG नेम /LV नेम, आपको ये लिखना पड़ेगा। और हो सकता है कि जब आप ये लिखें, यहाँ समझे मेरी बात को, हो सकता है कि जब आप ये लिखें तो वो इसको बोले भाई मैं इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, वो फिर भी फेल टू स्विच रूट का मैसेज दे, फिर भी ऐसा करे, तो फिर आपको क्या करना होगा, फिर आपको यहाँ पे ऐसी कमांड भी लिखनी होगी LVM। इसका मतलब ये है कि मुझे LVM का ड्राइवर लोड कर दो। जाहिर है LVM का पार्टीशन है तो उससे पहले LVM का ड्राइवर लोड होना चाहिए। अगर LVM का ड्राइवर लोड नहीं होगा तो वो LVM को जो है ना रीड नहीं करेगा, LVM आएगा नहीं आपके पास, यहाँ पे LVM चलेगा नहीं अगर LVM है तो। बहरहाल मेरे पास LVM नहीं था, मैंने उसको लोड करा लिया SDA2 को, और SDA2 को लोड कराने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, INIT RD 16 और init RAM FS और 3 लिख दिया, .img लिख दिया, और आपने वो भी इंटर कर दिया। और उसके बाद आपने इस मशीन को बूट कर लिया। अगर आपने बूट कर लिया तो आपकी मशीन बूट हो जाएगी, और आपकी मशीन का ये वाला जो इशू था, ये वाला इशू ये आपने फिक्स कर लिया। आमतौर पे ग्रब के साथ जो बड़ा मसला होता है वो यही होता है कि उसकी जो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो रिमूव हो जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने ये टेम्परेरी बेसिस पे तो कर लिया, ये टेम्परेरी बेसिस पे तो आपने कर लिया, लेकिन अगर ये आपको परमानेंटली रिजॉल्व करना पड़े तो आप क्या करेंगे, हर दफा कि आप जाके इसको इस तरह करेंगे जैसा मैंने अभी बताया। फिजिकल में जो ग्रब की फाइलें grub.conf है और VM में है grub.cfg, सही है, इस तरह से है, थोड़ी डिफरेंट है, सही है। तो क्या VM to VM या फिजिकल टू फिजिकल भी ये वेरी कर सकती है? हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी की है। लिनक्स में कोई भी लिनक्स हो,
जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी ना, उसका नाम ऐसा भी हो सकता है, उसका नाम ऐसा भी हो सकता है, और उसका नाम जो है वो CNF ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ग्रब की फाइल आपको, ये जो ग्रब की CFG फाइल है आपको, ये वाली फाइल, ये आपको इस तरह भी मिल सकती है, इस तरह भी मिल सकती है, इस तरह भी मिल सकती है। पर्पस तीनों का सेम है, लिखा हुआ तीनों में एक ही चीज होती है। क्या लिखा हुआ होता है कि कर्नल को लोड करना है और उसके बाद initRD का प्रोसेस चलाना है, कर्नल को लोड करना है और initRD का प्रोसेस चलाना है। इसके नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप Ubuntu में जाएंगे, Ubuntu की बात कर रहे थे ना, अगर आप Ubuntu में जाएंगे तो उसमें आपको CNF मिल जाएगी। पुराने वर्जन में आपको हो सकता है CNF मिल जाए, अभी के वर्जन में आपको CFG मिल जाए, और हो सकता है किसी Ubuntu ही के किसी वर्जन में आपको .conf मिल जाए। अब यहां देखें, असल चीज जो है वो ये है कि मैं ये चाहता हूं, वो फाइल मैंने तो आपके लिए उसको इस लोकेशन पे होना चाहिए था, लेकिन मैंने यहां से क्या किया था भाई, मैंने तो यहां से CFG वाली मूव कर दी थी OPT में, जो कि मेरे पास रखी हुई है। ये तो मैंने शरारतन की थी, या ये कह लें आपको बताने सिखाने के लिए की थी। लेकिन अगर फर्ज करें किसी ने ये जानबूझ के उड़ाई दी, जाते जाते होता है ना बाद दफा, आज मेरा लास्ट डे ऑफिस में, बॉस ने बोला यार वो करके जाओ यार। बोला बहुत लंबा काम है। बोला हाँ लंबा काम है, जितना भी हो तो तुम्हारे बात कौन करेगा। अब बिठा लिया मुझे। पहले ऑफिस में 9 बजे के बाद रुकते थे तो खाना देते थे, पिज्जा मंगा देते थे, अभी वो भी नहीं मंगा रहे। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला बेटा ये लो, ऐसा करके जाऊंगा ना, मैंने ऐसा कर दिया। अब ये मैंने डिलीट हो गई क्या, अगर बनी भी होगी तो डिलीट हो गई होगी भाई। बस जब डिलीट हो गई और जब भी मशीन रिबूट करेंगे तो फिर मेरी याद आएगी उनको। तो भाई अगर मैंने ऐसा कर दिया तो अब मैं उसको सही कर देता हूं। जाहिर है मुझे बुलाएंगे ना, grub2mk config -o/boot grub grub dot, पहले उसका नाम क्या था CFG, मैंने कहा grub.conf, मैंने चेंज कर दिया उसका नाम। देखते हैं नाम चेंज करने के बाद वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा मेरे RHEL 7 के केस में या नहीं करेगा, ये देखते हैं। मैंने उसका नाम चेंज कर दिया और नाम चेंज करके उसको जनरेट कर रहा हूं। ये इससे पहले नहीं थी, मैं उसको जनरेट कर रहा हूं ताकि ये फाइल जो है वो बन जाए। तो जब मैंने उसको इंटर किया तो उम्मीद है कि वो फाइल मेरी अपनी जगह पे बन के आ जाएगी, और जब वो बन के आ जाएगी तो फिर मैं उसको चेक भी कर लूंगा कि ये फाइल मेरे सिस्टम में आ गई है नहीं आई। और मैंने उसको जनाब ये आपको दिखा दिया, ये देख लें, ये फाइल जो है वो मेरी बन के आ गई है। कब बनी है, क्या आज बनी है? दिसंबर 21, 1956 के ऊपर ये फाइल बन गई है। और जब ये बन गई है तो जाहिर है कि जो पुरानी वाली फाइल थी उसका नाम क्या था, वो अक्टूबर 13 को बनी थी 1336 के ऊपर, और आज की जो फाइल है वो कब बनी है, ये आपके सामने। अब मैं अपनी मशीन को कमांड दिखा दूं। अच्छा कमांड ये रही ना, ये वाली कमांड है। एक मिनट अभी कमांड जरा साफ करके दिखाता हूं आपको मैं। CLEAR क्लियर। और अब आप देखें ये है वो कमांड कि जिससे हमने क्या किया, अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है वो बना ली, दोबारा जनरेट कर ली। तो ये जनरेट क्यों कर ली कि हमें तो बूट के प्रोसेस का पता था, हमें पता था कि हमारा बूट प्रोसेस किस जगह पे जाके स्टक हुआ है, हमें ये बात मालूम थी, हमारे पास ये इमेज था, हमें मालूम था यहाँ पे जाके रुक गया है। तो ग्रब यहाँ पर क्या करता है, वो चूंकि मुझे मालूम था, मैंने पढ़ रखा है, मुझे किसी ने बता रखा है, तो इसलिए मैंने ये काम कर लिया। एक दफा मैं नहीं कर सका क्योंकि मैंने स्विच रूट वाली जो मुझे रूट का पैरामीटर देना था वो मैंने नहीं दिया था। सेकंड टाइम में मैंने कर लिया। अब ये जो फाइल इसने जनरेट की है, ये कैसी जनरेट की है, क्या इसमें कोई ऐसी बात लिखी हुई है जो हमने वहां पे मैन्युअली की है, वो अभी चेक कर लेते हैं। ये देखें मैं आपके सामने उसको खोल रहा हूं, less/boot grub2 grub.conf ओपन करते हैं और देखते हैं उसमें क्या आ रहा है, क्या कुछ आ रहा है। स्क्रॉल करते हुए वहां चला गया नीचे, ये देखो बहुत सारे ड्राइवर लोड हो रहे हैं।
INSMOD का मतलब होता है ड्राइवर लोड करो, INSMOD का मतलब है ड्राइवर लोड करो, ठीक है। अब आप देखें ये यहाँ से यहाँ पे ये एंट्री हुई हुई है रेडिट की, और ये एंट्री ये हुई हुई, यहाँ से देखें ये एंट्री हुई हुई, लिनक्स 16 लिखा हुआ है, आगे VM लाइनस का नाम लिखा हुआ है, उससे आगे रूट का नाम लिखा हुआ है। हाँ, रूट का नाम तो लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने रूट के नाम के आगे SDA2 नहीं दिया, बल्कि उसका क्या दिया है, उसका UUID दिया है, ठीक है। ये काम हो गया यहाँ तक। फिर उन्होंने कुछ ऑप्शन भी दिए आगे, मैंने उनको इग्नोर कर दिया था। फिर तीसरी चीज जो उन्होंने दी है वो init RD16 दी है, मैंने भी ऐसे ही दिया था, init RAM-FS और यहाँ तक IMG तक दिया था। तो ये चूंकि मैंने भी दिया था, इसलिए इन दो चीज़ों को करने के बाद मेरी मशीन भी बूट हो गई जैसे मशीन बूट हो रही थी। अब मैंने उसकी फाइल का नाम चेंज किया है और देखता हूँ कि रिबूट करने के बाद क्या वो इस .conf वाली फाइल को उठा लेता है या वो .cfg ही चाहिए उसको इस वर्जन में। मैंने उसको रिबूट कर दिया। RHEL6 अगर होती तो RHEL6 के अंदर तो हमने एक जगह पे शायद मेंशन भी किया होता है कि भाई conf भी उठा लो, cfg भी उठा लो, लेकिन इसको ये मालूम है कि मैंने कौन सी फाइल उठानी है, cfg उठानी है, grub.cfg होनी चाहिए भाई इसमें। तो इसने grub.cfg की वजह से मुझे यहाँ लाके छोड़ दिया। तो दोबारा मैं जाऊंगा और ग्रब को वो कर लूंगा, क्या कर लूंगा, ls उठाई क्यों नहीं, हाँ उठाई क्यों नहीं, अगर RS हाँ, अगर हमने एक जगह होती है, एक फाइल होती है जिसमें ये मेंशन होता है कि grub.cfg या grub.conf या grub.cnf, उसमें ये हार्ड कोडेड होगा कि तुमने grub.cfg ही उठानी है, अलग अलग एक्सटेंशन नहीं उठाने, इसलिए उसने ऐसा किया होगा। वो मुझे देखना पड़ेगी, वो होती है एक जगह पे, इसी ग्रब के अंदर कहीं सेटिंग होती है, set root इज इक्वल टू hd0 ms-DOS1, ये इसका पार्टीशन है। मैंने इसको कहा ये तुम्हारा पहला पार्टीशन है जहाँ पे तुम्हारी बूट की फाइलें, तुम्हारा कर्नल, तुम्हारी init RAM-FS पड़ी हुई होती है। फिर मैंने उसको कहा कि भाई यहाँ पे लिनक्स लिखो, 16 लिखो और स्लैश करके VM लाइनस में जाओ 3.10। अगर मल्टीपल लिनक्स के वर्जन होंगे, मल्टीपल आपके पास कर्नल पड़े हुए होंगे, तो जो सबसे लेटेस्ट होगा आप उसको इंस्टॉल, सबसे लेटेस्ट होगा उसको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपने ये मेंशन करना है कि रूट इज इक्वल टू, रूट का कौन सा पार्टीशन है तो आपने वो मेंशन करना है। जब मैंने वो मेंशन करना है तो मैंने लिखा dev/sda2, ये मेरा रूट का पार्टीशन है, वो लिख दिया। और उसके बाद फिर मैंने क्या लिखा था भाई, init rd16/init RAM-FS 3.img तक, वो लिख के मैंने टैब प्रेस कर रहा हूँ तो खुद ही आ रहा है। और उसके बाद मैंने बूट लिख दिया तो मेरी मशीन 100% बूट कर जाएगी। ये एक सिचुएशन है जो कि इस कोर्स में है, RHCSA के कोर्स में है, लेकिन ये पहला क्वेश्चन होता है, सॉरी ये दूसरा क्वेश्चन होता है RHCSA फॉर ट्रबल शूटिंग का, रेड हैट स्पेशलिस्ट ट्रबल शूटिंग का, ये दूसरा क्वेश्चन होता है। यानी कि आपको पहली मशीन का, एक मशीन होगी जिसके पास पासवर्ड नहीं लग रहा होगा, आपको 4 मशीनें देते हैं, एक का पासवर्ड नहीं लग रहा होगा, आपको ट्रबल शूटिंग के एग्जाम में भी उस मशीन का पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा, वो मैं भी आपको बता रहा हूँ। दूसरी मशीन होगी जो कि बूट ही नहीं हो रही होगी, आपको उस पर काम करना होगा, ट्रबल शूटिंग, वो एक इंपॉर्टेंट मशीन होगी, बूट ही नहीं कर रही होगी। जब बूट नहीं कर रही होगी आपको कहाँ लाके छोड़ेगी, यहाँ पे छोड़ देगी, सही है। या हो सकता है वो यहाँ पे लाके ना रुके, बल्कि वो डायरेक्ट वहां जाके रुक जाए, स्विच टू रूट, ये वाला केस भी हो सकता है। लेकिन मोस्टली वो ग्रब पे यहाँ लाके छोड़ देती है और फिर आपको खुद देखना पड़ता है कि भाई कौन सी फाइलों को मुझे लोड करना है और मशीन को कहाँ लेके जाना है। मैं अपनी इस मशीन को यहाँ पे ले आया हूँ, दोबारा गया नॉट लिस्टेड में, और नॉट लिस्टेड में जाके मैंने अब वो फाइल दोबारा जनरेट करनी है, लेकिन एक्सटेंशन जो है वो CFG के साथ रख दूंगा। तो आपको, अगर आप ये boot.ini है, ये आपको इसका पता होना चाहिए। मैं टर्मिनल पे गया और मैंने वहां जाके क्या किया भाई, grub2-mkconfig, और उसके बाद मैंने कहा O यानी कि आउटपुट फाइल को यहां बना देना grub2 में grub.cfg के नाम से, और इंटर कर दिया। और जब इंटर कर दिया तो उसने वो फाइल क्रिएट कर दी
और आप देखेंगे कि आपके पास वो फाइल बन चुकी है। तो अब वो मुझे उम्मीद है कि अब वो मुझे ऐसा मैसेज नहीं देगा कि जो उसने अभी मुझे थोड़ी देर पहले दिया था कि उसने मुझे बूट नहीं किया था मशीन को। तो मैंने रिबूट किया, उम्मीद है मुझे कि मेरी मशीन जो है वो रिबूट हो जाएगी और मेरा ये मसला जो है ये मसला मेरा हल हो जाएगा। देखें कुछ लग रहा है उम्मीद के बूट कर जाएगी मशीन। मेरी मशीन GUI पे आ जाएगी। तो ये ऐसा इसलिए हुआ कि मुझे चूंकि बूट के प्रोसेस का पता था और पता था कि बूट के प्रोसेस में कहां पे किस फाइल की जरूरत होती है, तो मैंने इस फाइल को इस जगह पे लाके कर लिया। अब ये जैसा इन्होंने कहा कि इनके ऑफिस में जो है वो, अच्छा ये चीजें कभी कभी आती हैं, ऐसा नहीं आती कि हमेशा आ रही हों, ऐसा कभी भी नहीं होता कि हमेशा आ रही हों। अच्छा खैर, मैंने इसको रिकॉर्डिंग को कंटिन्यू कर दिया है। क्या मैं दिखा रहा था कि मुझे इस मशीन का पासवर्ड रीसेट करना है। मैंने इसके ऊपर प्रेस किया ई, जब नीचे लिखा भी आ रहा है ई प्रेस किया, उसने मुझे यहाँ पहुंचा दिया। अब मैं इसमें कुछ लिखने जा रहा हूँ, स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आया इस जगह पे और यहाँ पे लिनक्स 16 वाली लाइन के मैं एंड पे चला गया। एंड पे अगर कोई मुझसे पूछे आप कहाँ गए हैं, बूट प्रोसेस में आप किस जगह पर हैं, वो जगह बता दें। कहाँ पर हैं आप किस जगह पे खड़े हुए हैं। तो मैंने उनको बताया पावर ऑन की, पोस्ट हुआ, बूट लोडर चला, जनरल बूट लोडर चला, सर्च बूट डिवाइस हुई, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वो डिस्क में गया, वहां से उसको ग्रब मिल गया। ग्रब ने ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना है, स्टार्टअप फाइल्स लोड करनी है ग्रब ने रैम में। तो अभी हमने उस जगह पे जहां पे वो 2-3 मिनट वेट कर रहा है हमारा, 5-10 सेकेंड हमारा वेट कर रहा है और बोल रहा है कि मैं ये वाला कर्नल लोड कर दूंगा और 2 सेकेंड बाद कर देना है उसने। वहां पे हमने उसको ई प्रेस किया, हमने कहा रुक जाओ यहाँ पे। क्यों रुक जाओ? इसलिए रुक जाओ कि अगर तुम लोड होगे तो तुम्हारे पास इनिशियलाइजेशन स्क्रिप्ट चलेगी तुम्हारे पास, और इनिशियलाइजेशन स्क्रिप्ट में लिखा हुआ होगा कि मशीन को ग्राफिकल मोड में ले जाओ, फिर मशीन ग्राफिकल मोड में चली जाएगी। या मशीन में लिखा होगा मशीन को टेक्स्ट मोड में ले जाओ, तो मशीन टेक्स्ट मोड में चली जाएगी। और जब मशीन टेक्स्ट मोड में चली जाएगी वो फिर हमसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगी। तो हमने उसको क्या कहा, हमने वो यहां ना चली जाए, डिफॉल्ट स्टार्टअप मोड जो है वहां ना चली जाए। डिफॉल्ट स्टार्टअप मोड अगर ये है तो यहां ना चली जाए। तो हमने कर्नल को यहां पे रोक लिया, हमने कहा रुक जाओ, हम इसमें एडिट कर रहे हैं। और हमने इसको क्या कहा, इसको रोक के क्या कहा, इसको हमने रोक के कहा कि भाई लाइन के आखिर में आओ और हमें जो है वो एक इसका मोड है जिस मोड में ले जाओ, उसका नाम है rd.break। हमें एक ऐसे मोड में ले जाओ, एक ऐसे जो है वो प्रॉम्प्ट पे ले जाओ कि जहां पे कंट्रोल, जहां से हम पासवर्ड चेंज कर सकें, जहां से हम बहुत सारे काम करते हैं। rd.break लिख के मैंने कंट्रोल X कर दिया। ये नीचे लिखा हुआ है कि अगर आपने इस मशीन को स्टार्ट करना है कोई मॉडिफिकेशन करके तो आप कंट्रोल X कर लें। तो मैंने कंट्रोल X करना है अभी, लेकिन मैं यहां पर आपको एक बात बता रहा हूं। फर्ज करें मुझे पासवर्ड चेंज नहीं करना, पासवर्ड तो मुझे पता है, मैं लिनक्स का बंदा हूं, ये सर्वर मैं मैनेज करता हूं, इनके पासवर्ड याद रखना कोई मसला थोड़ी है मेरे लिए। जिस तरह कुछ नंबर होते हैं ना खास, हम भूलते नहीं हैं, इसी तरह इसके पासवर्ड भी मैं नहीं भूलता। लेकिन अभी जो केस है मैं वो बता रहा हूं आपको, पासवर्ड की तरफ तो मैं लेके जा रहा हूं। एक केस और बता रहा हूं। फर्ज करें मशीन बूट नहीं हो रही और मैंने भी कोशिश कर ली, बहुत कोशिश कर ली, क्योंकि सर ने कहा था भाई पूरी कोशिश करना मशीन को रिपेयर करने की, रिबूट करने की, लेकिन मैं फेल हो गया और मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैं यहां पर एक कमांड लिखता हूं rd.debug। क्या लिखता हूं? rd.debug। मैं यहां पे दो चीजें लिखता हूं, rd.break और rd.debug। ये दो चीजें यहां पे मैं लिखता हूं। और क्यों लिखता हूं, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन जो है वो मैंने आपको बता दिया। इस जगह पर आके अगर मैं rd.break लिखूंगा तो इसका मतलब है कि मेरा मकसद है पासवर्ड चेंज करना जाके।
और इस जगह पे अगर मैं rd.debug लिखूंगा तो इसका मतलब है कि मेरा मकसद पासवर्ड चेंज करना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद है कि यार मुझे डिटेल से बताओ कि मशीन क्यों बूट नहीं हो रही। देखो पहले तो उसने एक लाइन लिख दी थी सिर्फ कि यार मैं स्विच नहीं कर पा रहा रूट पे, एक लाइन लिख दी। लेकिन अगर वो rd.debug होता वहां पे लिखा हुआ तो वो फिर एक लाइन नहीं लिखेगा, फिर वो हो सकता है 4 लाइनें लिखे, फिर वो हो सकता है 5 लाइनें लिखे कि यार वजह ये है कि मैं यहां तक पहुंच गया हूं, अब मुझे रूट का पार्टीशन नहीं मिल रहा। बात क्लियर हुई? तो अगर आपकी मशीन बूट नहीं हो रही और मशीन बूट नहीं हो रही इसका मतलब है मशीन बूट नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है और आपको पता भी नहीं चल रहा कि मसला क्या है, तो फिर आप इधर आएंगे और आप यहाँ पे लिखेंगे rd.debug, तो ये आपको मसला बताएगी कि मसला क्या है उस केस में जब बूट नहीं हो रही होगी। मैं आगे जाके कुछ ऐसा करूंगा तो उस वक्त मैं आपको बता दूंगा। और एक और चीज जो हम यहाँ पे लिखते हैं और वो क्या होता है, जो कि rd.debug के बाद लिखते हैं rd.shell, ये भी हम लिखते हैं यहाँ पे, ये भी हम यहां पे लिखते हैं। इससे क्या होगा, हमारी मशीन बूट नहीं हो रही थी, वो एक एरर पे जाके रुकी हुई थी, एक एरर पे जाके रुकी हुई थी। मैंने एक अलग से कंट्रोल ऑल्टर F9 जो कि F7 तक होते हैं लिनक्स में, कंट्रोल ऑल्टर F9 आ गया मेरे पास। कंट्रोल ऑल्टर F9 वो मुझे एक शेल दे देगा, बैकएंड का शेल दे देगा, जिसमें मैं जाके ट्रबल शूटिंग वाली एक्टिविटीज कर सकता हूं। क्या लिखा मैंने, rd.shell। मैं भी करूंगा, लेकिन मैंने आपको सिर्फ बता दिया है कि rd.debug भी होता है, rd.shell भी होता है, और rd मैंने लिखा है और ब्रेक लिख दिया है, इसका मतलब ये है, और उसके बाद कंट्रोल X कर दिया, इसका मतलब ये है कि मेरा पर्पस ये है कि मैं पार्टीशन मैं पासवर्ड चेंज करने जा रहा हूं। सर इसको रोक भी सकते हैं? किसको? कि डाटा सेंटर में जो बंदा है उसने पासवर्ड चेंज कर दिया। हाँ बिल्कुल, हाँ रोक सकते हैं ना। कैसे रोकेंगे भाई, ये सवाल बताओ ना। नहीं बता, हाँ चेंज करना है। मैं यहाँ आ गया हूँ, इन्होंने एक सवाल किया कि क्या मैं इस काम को कर सकता हूँ कि ये रुक जाए, ऐसा ना हो, तो मैंने कहा हाँ कर सकते हैं, लेकिन जो है वो एक मिनट, कितना ख्याल है इस पर रिकॉर्डिंग का। जनरल CTL -P एरर, ये मैंने लिखा सिर्फ इसलिए कि अगर मैं किसी एरर की वजह से यहाँ पे उसने मुझे खुद लाके छोड़ दिया है तो मुझे पता चल जाए कि मसला क्या है, फिर मैं उस मसले को फिक्स करूं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं वो जरा देखिएगा। मैंने कमांड लिखी है माउंट। कमांड क्यों लिखी है, इसलिए माउंट की कमांड लिखी है कि जब मैं यहाँ पे आता हूं तो उसने मेरे फाइल सिस्टम को SDA2 को sysroot के नाम से एक फोल्डर है उसके ऊपर मैप किया है, और ये रीड ओनली है, रीड ओनली खुद से इसने माउंटिंग की है, रीड ओनली। इमरजेंसी मोड में मेरा फाइल सिस्टम माउंट हो गया है, कौन से मोड में, रीड ओनली मोड में। जब फाइल सिस्टम रीड ओनली मोड में माउंट हो, मेरा रूट रीड ओनली मोड में माउंट हो, तो इसका मतलब है मैं उसमें कोई चीज चेंज नहीं कर सकता। तो मेरी कमांड क्या है, मेरी कमांड देखें, मैंने कमांड लिखी है MOUNT माउंट -O REMOUNT remount RW/SYSROOT sysroot। मैंने उसे कहा है कि मेरे फाइल सिस्टम को रीड राइट माउंट कर दो। मैं इससे पहले भी ये बात कह चुका हूं और दोबारा कह रहा हूं कि लिनक्स में कोई भी कमांड चलाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। तो मैंने इसलिए आपको ये बात बताई कि माउंट की कमांड चलाना जरूरी नहीं है। माउंट की कमांड नहीं भी चलाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका कोई पार्ट नहीं है ये। लेकिन हमने इसलिए चलाई कि हम आपको चाह रहे थे कि आपको ये दिखाएं कि आपका अपना जो फाइल सिस्टम है वो रीड राइट माउंट मोड में नहीं है, रीड ओनली मोड में, क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशन है। तो इसलिए फिर हमने उसको रीड राइट से रिमाउंट किया। एक चीज
उसके बाद फिर हम एक कमांड चलाते हैं chroot/sysrwt root sysroot chroot sysroot। जब मैंने ये चलाया तो मेरा प्रॉम्प्ट जो है वो चेंज हो गया है। मेरा प्रॉम्प्ट कैसा हो गया है ये आप देख रहे होंगे। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि chroot sysroot आपने क्यों चलाया, chroot की कमांड लिनक्स में क्या करती है? इसका जवाब शाह फैसल कल देंगे हमें। सही है भाई? सही है तुम्हारे पे रख दूं? सर, मेरे अलावा भी बहुत सारे मोहब्बत तुमसे बहुत सारे हैं भाई। सर किसने कहा था पासवर्ड ब्रेक आपने किया है? किसने कहा था? किसी ने कहा था पासवर्ड ब्रेक मैंने किया है। अच्छा, उसके बाद मेरा शेल चेंज हो गया। जब मेरा शेल चेंज हो गया तो मैंने फिर कमांड लिखी। ये chroot जो है ना लिनक्स में, chroot लिनक्स में जेल क्रिएट कर देता है। क्या कर देता है? जेल क्रिएट कर देता है। अच्छा, जेल क्यों क्रिएट करता है? उसका एक रीजन है। फिलहाल आप ये समझ लें कि ये सिस्टम को सिक्योर कर देता है। आपने इमरजेंसी मोड में अपनी मशीन को रीड राइटेबल बनाया है, RW किया है, ये सिक्योर कर देगा। खैर, मैं गया और मैंने कहा कि जनाब अब मेरा पासवर्ड चेंज कर दो, passwd rwt root, और रूट का पासवर्ड मैंने रख दिया redhat123। पासवर्ड जब चेंज हो गया तो मैसेज आ गया और ऑल ऑथेंटिकेशन टोकन अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी कि अब आपको पासवर्ड आपका जो है वो सक्सेसफुली ब्रेक हो गया और चेंज हो गया है। अब आपने कुछ नहीं करना, अब आपने सिर्फ एक काम करना है, और वो भी किस सिचुएशन में करना है? अगर आपके सिस्टम के ऊपर बाय डिफॉल्ट SC लिनक्स इनेबल रहती है, अगर SC लिनक्स आपके सिस्टम में इनेबल रहती है तो वो हर फाइल के ऊपर एक लेबल लगा के रखती है और उसका एक डेटाबेस भी अपने पास मेंटेन करके रखती है कि मेरे पास ये फाइलें थी सिस्टम में पूरे रूट में, और उसमें इन फाइलों के ऊपर ये लेबल था। सही है? अब आपको यहां पर ये कहना है, चूंकि आपने इमरजेंसी मोड में आके passwd की फाइल को, शैडो की फाइल को जो है वो शैडो की फाइल को अपडेट किया है, क्योंकि शैडो की फाइल में पासवर्ड होता है ना, आपने उसको अपडेट किया है, तो आपको यहाँ पे कमांड चलाना पड़ेगी touch/auto-relabel। लेबल की स्पेलिंग में मैंने BEL बोला है, BLE नहीं होगा, BEL, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आपने अपनी मशीन का पासवर्ड रीसेट करते हुए BLE डाल दिया तो मशीन हो सकता है किसी जगह पे जाके फंसी रहे। तो मैंने क्या लिखा है? touch/auto-relabel, और ये लिखने से क्या होगा, जब मेरी मशीन बूट होगी तो वो अपने फाइल सिस्टम के सारे जो SC लिनक्स के लेबल हैं फाइल्स के ऊपर जो लगे हुए हैं वो वेरीफाई करेगी, और अगर नहीं होगी तो उनको चेंज करेगी, मॉडिफाई करेगी और मेरी मशीन को बूटेबल बना देगी। वरना वो समझेगा कि सिस्टम के अंदर कुछ जो है ना वो फाइलों के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन की गई है। कुछ कह रहे थे? हमने तो काफी जब शुरू में ये कमांड पढ़े तो डॉट पहले लगा के स्लैश को उस पर भी जालिम कोई एरर नहीं देता, और आगे मैंने कहा touch/auto-relabel, और उसके बाद फिर मैंने इसको कहा यहां से एग्जिट करो, और मैंने उसको कहा रिबूट कर दो। बाज़ दफा ऐसा होता है कि आपकी मशीन रिबूट होती है और रिबूट होने के बाद फिर किसी जगह पे जाके अगर ये पूरा प्रोसेस आपने किया है तब भी आपकी मशीन किसी जगह पे जाके स्टक हो जाती है। हो सकता है मेरी ये मशीन ना हो, लेकिन आमतौर पे मशीन्स क्या होती हैं, एक जगह पे जाके फंस जाती हैं। ये फंसी नहीं है, वो तो कुछ फंस भी जाती हैं। वार्निंग दे रहा है SC लिनक्स पॉलिसी रिलेबल इज रिक्वायर्ड, SC लिनक्स की रिलेबलिंग रिक्वायर्ड है, और मैं जो ना ये डिपेंड करता है सिस्टम के साइज के ऊपर, कितना पार्टीशन है, कितना बड़ा साइज है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी इस वक्त ये रीलेबलिंग कर रहा है, और रीलेबलिंग करने के बाद ये खुद से मशीन को रिबूट करेगा, और उसके बाद आपकी मशीन जब आएगी तो उसका पासवर्ड रिन्यू हो चुका होगा, रिफ्रेश हो चुका होगा, नया पासवर्ड लगा हुआ होगा। अगर ये कभी यहाँ पे किसी जगह पे थोड़ी देर तक फंस जाए और आपने देखा कि यार 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, और ये फंसी भी है, तो फिर आपको अपनी मशीन को हार्ड रिबूट करना पड़ेगा। अगर वर्चुअल मशीन है तो आप उसके ऊपर राइट माउस क्लिक करके हार्ड रिबूट कर दें। और अगर आपके पास आप एग्जाम में हैं तो एग्जाम में भी आपके पास एक बटन आ रहा होता है साइड पे,
जिसमें मशीन को रिबूट करने का ऑप्शन होता है, आप उससे मशीन को खुद से रिबूट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है, कभी फंस जाती है सेम एग्जाम में, कभी फंस जाती है और कभी निकल जाती है। तो अगर ये फंस जाए तो आपने उसको सिर्फ हार्ड रिबूट करना है, आप हार्ड रिबूट कर लें, ये चलना शुरू हो जाएगा। अब मेरे केस में जैसा उसने कुछ लेवल लगाए, खुद से रिबूट हो गई, और खुद से रिबूट होने के बाद जब ये आएगी तो मेरी मशीन का पासवर्ड जो है वो चेंज हो चुका होगा। SC लिनक्स अगर आपके सिस्टम में, जरा गौर कीजिएगा, अगर आपके सिस्टम में SC लिनक्स इनेबल है तो फिर इसकी जरूरत है, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। SC लिनक्स अगर आपके सिस्टम में डिसेबल है, पासवर्ड से पहले भी डिसेबल थी, तो फिर आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर आप ये लिख भी देंगे तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे करके लिख दें, डॉट पीछे करके लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे गया, मैं नॉट लिस्टेड में गया, ROOT रूट डाला, REDHAT रेडेट डाला, और रेडेट डालने के बाद 1 2 3 पासवर्ड डाल दिया, ये पासवर्ड चेंज हो गया। अब एक चीज देखें, आपको पासवर्ड चेंज करने का एक और मेथड भी है जो आपको मिलता है। मैंने पता नहीं आपको वो फाइल शेयर की या नहीं की, लेकिन अगर मैं आपको फाइल शेयर कर भी दूं तो आपने अपने जहन में ये बात रखनी है कि आपकी जो बुक है ना, बुक, उस बुक के अंदर वो पासवर्ड शेयर करने का, पासवर्ड सेट करने का जो ऑप्शन दे रही है, वो क्या दे रही है भाई? ये आ गया, प्रैक्टिस रीसेटिंग लॉस्ट रूट पासवर्ड, यही मैसेज दिया उसने। तो जब इस मैसेज को आप देखेंगे, इसको आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपके पास क्या ऑप्शन है, उसने कहा यहाँ पे RD.break लिखना है, फिर Ctrl+X करना है, फिर माउंट करना है, फिर chroot करना है, और ठीक है, सही है। उसके बाद क्या करना है भाई, पासवर्ड आपकी मर्जी, आप ऐसे दे दें या passwd की कमांड लिख दें, और उसके बाद क्या करना है भाई, टच के बाद क्या करना है, स्लैश के बाद डॉट ऑटो रीलेबल लिखना है, स्लैश के बाद डॉट, और लेबल की स्पेलिंग कैसी होगी, ऐसी होगी। अगर आपने ये काम कर दिया तो इट मीन्स के आपकी मशीन टाइप एग्जिट ट्वाइस टू कंटिन्यू बूटिंग योर सिस्टम एज नॉर्मल, ठीक है, रिलेबल देन रिबूट अगेन बाय इटसेल्फ, यही लिखा हुआ है ना, बस आपने यही काम करना है। अगर आपने ये काम कर लिया, ये RHCSA के एग्जाम का पहला क्वेश्चन होता है, अगर आपने ये कर लिया तो इट मीन्स के आप फिर एग्जाम पास कर लेंगे। पहला छक्का होता है ना, वो आपके लग जाए तो फिर आप मजीद भी मार सकते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे लिखे जाते हैं, मतलब पासवर्ड रीसेट कर लिया, रेडिट मुझे निकाल देगा। नहीं सर पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन है ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। अच्छा जी, क्या ये इनका सवाल क्या है, मैं जरा इसको पॉज कर दूं, सवाल इनका बड़ा मजेदार है। हाँ सही है। अच्छा जी, सबसे बूट प्रोसेस के बाद जो दूसरी चीज है, अगर बूट प्रोसेस में किसी को कोई कंफ्यूजन है ना, तो वो बूट प्रोसेस वाली बात को डिस्कस कर ले। मैं एक दफा इसको आपके सामने ओपन करता हूं, अगर आपको इसमें किसी किस्म की कहीं पे कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन आप समझते हैं कि बन रहा है और करना चाहिए, तो वहां पे आप क्वेश्चन कर लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अभी तक मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, एक बूट प्रोसेस बता दिया और एक ग्रब का ये बता दिया। बाकी तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं दोबारा आपको बता भी दूंगा, लेकिन जो है वो इन दो चीजों के अलावा अगर आपको कोई चीज या इन दो से रिलेटेड कोई चीज आपको पूछनी है तो आप पूछ लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एक मैंने आपको पासवर्ड ब्रेक का भी ऑप्शन बता दिया ना यार, तो आप मुझे बताएंगे दे। ड्यूल बूट क्या होता है भाई? हाँ बोलो ना, क्या होता है? हाँ हाँ, तो उसमें क्या है? हाँ, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। इन्होंने एक सवाल किया जो वैसे तो इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं उसकी जवाब दे देता हूँ। इन्होंने कहा है कि मैंने अपने सिस्टम पे विंडोज चल रही थी, बॉस ने मुझे कहा यार इसके ऊपर लिनक्स भी डाल लो। बॉस ने इसको बोला लिनक्स भी डाल, इस पे लिनक्स डालो यार, तुम लिनक्स डालो, इस पे लिनक्स डालो। तो मैंने बोला बॉस तो अभी बोल रहा है लिनक्स डालो, फिर बाद में अगर काम में डिले आएगा तो फिर मेरे सर पे चढ़ जाएगा। इन्होंने चाहा कि मैं ड्यूल बूट रख लेता हूँ, जब दिल चाहेगा विंडोज पे चला जाऊंगा, कोई काम लिनक्स पे नहीं हो रहा होगा, जिससे प्रोडक्टिविटी में कोई फर्क आ रहा होगा, जिससे मेरे काम मुझे करना और नहीं मिल रहा उसका कोई सॉल्यूशन, तो मैं उसका ट्राई करूंगा एक दफा और फिर मैं आ जाऊंगा लिनक्स पे और वो काम करूंगा।
इसके लिए इन्होंने अपने सिस्टम पे जो विंडोज थी उसमें कुछ स्पेस वो अनएलोकेटेड किया, कुछ पार्टीशन खाली किया और उसके ऊपर क्या डाल दिया, लिनक्स डाल दिया इन्होंने। जब ये विंडोज की मशीन जो इंस्टॉल होगी उसके ऊपर लिनक्स इंस्टॉल करेंगे तो लिनक्स के अंदर जो बूट लोडर है उसका नाम है ग्रब, और ग्रब हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने की सलाहियत रखता है। ग्रब जो है वो ऐसा बूट लोडर है जिसका नाम है ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। ये ऐसा बूट लोडर है कि जो 150 प्लस डिफरेंट जो है वो डिवाइसेस के लिए एज अ बूट लोडर काम करता है। ठीक है जी। तो ग्रब का काम क्या है, अब आपने लिनक्स की विंडोज की मशीन के ऊपर लिनक्स इंस्टॉल की तो ग्रब ने ये देखा कि यार इसमें तो ऑलरेडी विंडोज इंस्टॉल है। तो ग्रब क्या करेगा, ग्रब अपनी एक एंट्री रेड हैट की तो देगा ही देगा जब मशीन स्टार्ट होती है, और नीचे जो है वो एक और एंट्री दे देगा और उसका नाम रख देगा अदर। क्या रख देगा, अदर। नाम नहीं बताएगा कि विंडोज है, लेकिन नाम रख देगा अदर। और जब आप अदर पे जाएंगे तो आपकी विंडोज चल जाएगी। आप रेड हैट पे जाएंगे या यूवेंटू पे जाएंगे या XYZ किसी भी लिनक्स को आपने इंस्टॉल किया उस पे जाएंगे तो वो चल जाएगी। ये तो हो गई एक बात। लेकिन अगर आपने पहले किया लिनक्स और उसके बाद आपने किया विंडोज, तो विंडोज क्या करेगा, विंडोज का भी एक बूट मैनेजर होता है। यहाँ पे बूट लोडर बोलते हैं, विंडोज का एक बूट मैनेजर होता है। विंडोज क्या करेगा, विंडोज का बूट मैनेजर खुद इंस्टॉल होगा और उस जगह पे जहां पे बूट मैनेजर को स्टोर होना होता है उस जगह को कर देगा क्लीन, साफ, ओवरराइट, और वहां पे खुद बैठ जाएगा। और फिर आप सिर्फ और सिर्फ विंडोज चला सकेंगे। लिनक्स पूरी इंस्टॉल होगी लेकिन लिनक्स चलेगी नहीं, क्योंकि उसका जो बूट लोडर है वो क्या हो गया, जगह नहीं देगा। क्या हो गया, वो चला गया। अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास हो जाएगी तो फिर आपको एक कमांड चलाना पड़ती है जिस कमांड को हम कहते हैं grub to install। grub to install कि भाई grub to install कर दो मेरी इस वाले पार्टीशन में, जो भी आपका पार्टीशन हो आप उसके अंदर पार्टीशन में, या चूंकि ड्यूल बूट के केस में पार्टीशन में नहीं होती, ड्यूल बूट के केस में जो है ना डिस्क के ऊपर होती है, तो आप उसको इस तरह से, या अगर आपने पार्टीशन भी बना रखा है तो आप उसको पार्टीशन बता दें, अपने पार्टीशन पे आप ग्रब को दोबारा इंस्टॉल कर लें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो फिर आपकी मशीन जो है वो, आपकी मशीन अपनी लिनक्स को भी, और फिर चूंकि इसका दिल बड़ा है ग्रब का, तो ये विंडोज को भी जो है वो स्टार्ट करना शुरू कर देगा। ग्रब टू इंस्टॉल, आपकी जो भी बूट डिवाइस है उस बूट डिवाइस का नाम बता दें, आपके जो भी रूट का पार्टीशन है आप वो बता दें। आमतौर पे ये बूट के पार्टीशन के ऊपर इंस्टॉल की जाती है। तो जब आप ऐसा कर देंगे तो आपकी मशीन दोबारा जो है वो बूटेबल हो जाएगी, क्योंकि विंडोज का जो बूट लोडर है या बूट मैनेजर है वो अगर आप बाद में करें तो वो आपको बूट करने देता नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा मसला हो जाता है। तो फिर आपको ग्रब टू इंस्टॉल की कमांड चलाना पड़ेगी, वरना सबसे बेस्ट ये है कि आपके पास विंडोज इंस्टॉल हुई है, आप उसके बाद जो है उसके ऊपर लिनक्स इंस्टॉल कर लें, तो लिनक्स जो है वो 100% चलेगी और अदर का ऑप्शन आपको देगी, उस पर जाएंगे तो आपके पास बूट आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट का। सही है जी। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं कि माइक्रोसॉफ्ट में जिस तरह F8 प्रेस करके जाते थे ना, तो लिनक्स में अगर आप F8 प्रेस करके जाना चाहें तो लिनक्स में कुछ नहीं होता। लिनक्स में क्या होता है, लिनक्स में होते हैं टारगेट। कौन कौन से टारगेट होते हैं, सबसे पहले टारगेट की कमांड चलाने से पहले मैं आपको बता दूं टारगेट कौन कौन से होते हैं। हमारे पास जो टारगेट होते हैं उसमें एक टारगेट होता है, कमांड देखें मेरी, systemctl get default। पॉज की भी है, ऑन कर दी ना भाई। get default, systemctl get default। मेरा कौन सा डिफॉल्ट है, उसने बता दिया आपका इस वक्त ग्राफिकल डिफॉल्ट है। मैंने कहा यार इसका डिफॉल्ट, शरारतन मैंने इसका डिफॉल्ट चेंज कर दिया, और क्या कर दिया, मैंने कहा ये बाद में देखूंगा कौन कौन से होते हैं, अभी तो तुम shutdown.target कर दो। कौन सा टारगेट कर दो, shutdown.target, ये कर दो। पहले डिफॉल्ट कौन सा था और अब डिफॉल्ट कौन सा हो गया है, ये आप यहां पे देख सकते हैं। ये नहीं देखा कि टारगेट कौन कौन से हैं, सिर्फ ये कह दिया कि भाई मुझे डिफॉल्ट कर दो
ग्राफिकल टारगेट पहले डिफॉल्ट था, ये आप ऊपर देखेंगे तो आपको कमांड चलाने पे रिजल्ट नजर आ रहा था, और अब आप देखेंगे तो आपका डिफॉल्ट टारगेट उसके बजाय ये हो गया है शटडाउन डॉट टारगेट। तो जब किसी मशीन का टारगेट आप चेंज करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका बिहेवियर क्या होगा, वो अभी आपके सामने आ जाएगा। कैसे? अगर मैं अपनी मशीन को रिबूट करूं तो मेरे सामने उसका रिजल्ट आएगा। कर दूं रिबूट? मैंने अपनी मशीन को रिबूट कर दिया भाई। मेरी मशीन कहां जाके रुकेगी ये अभी मैं आपको यहां से दिखा रहा हूं, आप यहां से देख सकते हैं मशीन कहां जाके रुकेगी। कोई चेंज नहीं किया, मशीन बिल्कुल ओके है। पावर ऑन होगी, पोस्ट चलेगा, बूट लोडर पे आएगी, बूट डिवाइस सर्च करेगी, उसके अंदर ग्रब पे जाएगी, ग्रब कर्नल लोड करेगा, फिर इनिशियलाइजेशन स्क्रिप्ट लोड होगी, फिर ड्राइवर लोड होंगे, फिर फाइल सिस्टम माउंट होंगे, और उसके बाद जो है वो ये पहुंचेगी जब ये खड़ी हुई होगी वहां पे कि मुझे ग्राफिकली चलाना है या CLI चलाना है, कौन से मोड में लेके जाना है। जहां पे लिखा हुआ होता है कि GUI चला दो, वहां पर क्या लिखा हुआ होगा कि शटडाउन कर दो, शटडाउन कर दो। तो शटडाउन करने का मतलब क्या होता है, यहां से यहां तक पूरा सारा काम होता हुआ आया और यहां पे आके शटडाउन। तो अब क्या रह गया था? अब यही तो रह गया था कि भाई टारगेट सेट करो और उसके बाद मशीन को स्टार्ट कर दो, सर्विसेज स्टार्ट करो और मशीन को लॉगिन प्रॉम्प्ट दे दो। और हमारी मशीन कहां खड़ी हुई है भाई? हमारी मशीन कहां खड़ी हुई है भाई? और मैं इसको ये हमसे पर्दा किया हुआ इसने, उसके पीछे क्या चल रहा है बोला यूजर को ना दिखाए, यूजर को ये लगे कि मशीन स्टार्ट हो रही है, लेकिन पीछे मसला क्या हो गया। मैंने कहा स्केप करो भाई, दिखाओ तो सही मसला क्या हो गया। क्या लिखा हुआ है लास्ट में मसला? लिखा हुआ है रीच टारगेट शटडाउन। मैं शटडाउन के टारगेट पे पहुंच गई हूं और उसके बाद जनाब बस वहीं पे आके स्टक हो गई, शटडाउन कर भी नहीं पा रही। ये सोच रही है कि यार बॉस ने इतना काम करा दिया कि ये प्रोजेक्ट होगा 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 होगा, और आखिर में आके आप बोल रहे हैं यार इसको लपेट तो भाई ये नहीं हो रहा। अभी कंफ्यूज है क्या करूं नहीं करूं बंद। रीच टारगेट शटडाउन, मैं तो अपने टारगेट पे पहुंच गया हूं, कर तो दिया मैंने, लेकिन अभी भी इस स्टेट के ऊपर आपको खड़ा किया हुआ उसने। अब मैं क्या करूं? मेरे पास क्या ऑप्शन है करने के लिए? मेरे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है। अगर मैं चाहूं तो एक काम मैं कर सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो, और वो काम क्या है भाई? मशीन को कर दिया मैंने रिबूट। मशीन को मैं रिबूट क्यों कर रहा हूं या मशीन को रीसेट क्यों कर रहा हूं, और क्या मेरे जहन में है, और फिर मैं क्या करूंगा? मैंने जब ये देखा था ना वर्ड रीच टारगेट शटडाउन, जब ये मैंने वर्ड देखा ना तो मेरे जहन में एक ख्याल आया कि यार ये टारगेट तक पहुंच गया है, और टारगेट तक पहुंचने के बाद कोई मसला है, तो इसका मतलब ये है कि टारगेट में कोई प्रॉब्लम है और या कोई सर्विस में कोई प्रॉब्लम है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने इस मशीन को अपनी रिबूट किया। रिबूट करने के बाद टारगेट कैसे आप अपना सेट कर रहे होते हैं वो जरा देख लें। यहाँ पे मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे दोबारा एडिट किया, एडिट, और एडिट करने के बाद चूंकि टारगेट का इशू है इसलिए मैं यहाँ चला गया और सबसे लास्ट में उसी लाइन के जिसमें मैंने rd.break लिखा था, और वहां पे जाके मैं rd.debug भी लिख सकता हूं कि यार टारगेट का जो मसला है वो जरा डिटेल से मुझे बताना, मैं ये भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैंने वो लिखा नहीं, बता रहा हूं ऑप्शन के मैं लिख सकता था, लेकिन मैंने यहाँ क्या लिखा, मैंने कहा अगर टारगेट ही का मसला है ना तो सिस्टम ctl डॉट यूनिट इज इक्वल टू GUI में नहीं चल रहा तो मल्टी डैश यूजर डॉट टारगेट। अगर GUI में नहीं, पहले GUI चलाता हूं ना, ग्राफिकल डॉट टारगेट ये लिखा है, और लिखने के बाद मैं इसको Ctrl+X करूंगा। लेकिन आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी किसी लाइन में आपको कोई चीज लिखनी हो और लाइन जो है वो आगे एंड हो रही हो, तो लिनक्स के अंदर या कंप्यूटर्स के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर हम इस तरह का साइन लगाते हैं ना, इससे सही कह रहा हूँ ना, प्रोग्रामिंग में ऐसा करते हैं, पता चले कि भाई ये लाइन जो है वो यहाँ से ये लाइन कंप्लीट नहीं होती, ये कंप्लीट है, ये कंटिन्यू है और ये यहाँ तक आ रही है। तो मैंने सिस्टम ctl सॉरी वापस पीछे जाएगा, हाँ भाई बिल्कुल जाएगा। ये है सिस्टम d
सिस्टम सीटीएल तो वहां लिखते हैं, वो कमांड होती है। सिस्टम डी डॉट यूनिट इज इक्वल टू ग्राफिकल डॉट टारगेट, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। सिस्टम डी डॉट यूनिट इज इक्वल टू ग्राफिकल टारगेट, ये लिखा है। और लिखने के बाद कंट्रोल के साथ एक्स प्रेस कर रहा हूँ। कंट्रोल के साथ एक्स का मतलब है कि मेरी मशीन को बूट कर दो। एम कैपिटल होगा? हाँ, एम कैपिटल होगा सिस्टम? नहीं, कैपिटल थोड़ी था। सिस्टम डी डॉट यूनिट इज इक्वल टू ग्राफिकल डॉट टारगेट। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी मशीन बूट कर जाएगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उस जगह पे जहां पे उसको टारगेट बताना होता है वो उस जगह पे आके फंस रही थी। टारगेट सही डिफाइंड नहीं था, तो मैंने उसको कहा मैन्युअली मैं आपको टारगेट बता रहा हूं, मैन्युअली आप टारगेट जो है वो ये मेंशन करें, और मेंशन करने के बाद मेरा काम हो जाएगा। मैन्युअली मैंने बता दिया उसे। और जब मैं जाऊंगा अपनी मशीन पे तो मुझे वो मशीन के ऊपर जो है वो टारगेट लिखा हुआ नजर आ रहा, वो मशीन मेरी बूट हो चुकी होगी। और देखते हैं कि क्या है। नहीं हुई मशीन, बूट नहीं, वहीं पे पहुंच गई। क्यों भाई, मैंने कुछ गलती की है क्या? सिस्टम का एम कैपिटल डाला है, ऐसा नहीं करो यार, उसी वक्त रोक देते यार, टाइम बचता। उधर सर आपने सिस्टम का एम गलत डाल दिया। ई लिनक्स 16 SYSTEMD सिस्टम डी डॉट यूनिट इज इक्वल टू, कहाँ कैपिटल है? नहीं वो ऐसे ही सिस्टम डी डॉट यूनिट इज इक्वल टू GRAPHICAL ग्राफिकल डॉट TARGET टारगेट। मैंने उसको मेंशन कर दिया ग्राफिकल टारगेट। अभी तो स्पेलिंग सही है ना भाई। और मैं अब एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जब मैं कंट्रोल एक्स करूंगा तो मेरी मशीन GY ग्राफिकल टारगेट में चल जाएगी। दोबारा देखते हैं क्या होता है। ये मैंने उसको मैन्युअली बता दिया कि मुझे इस वाले टारगेट में लेके जाना है। जो डिफॉल्ट सेट हुआ है वो तो आपको मालूम है कि वो क्या सेट कर दिया हमने, लेकिन अब हमने इसको बता दिया। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी मशीन आ गई भाई, या नहीं आई? और ये अगर वो CLI होती तो अल्लाह का शुक्र है। थोड़ा सा, लेकिन आप बोले कर दिया। ये मेरी मशीन GUI पे आ गई है। और जब ये मेरी मशीन GUI पे आ गई है तो मैंने वापस जो है वो इस मशीन को सेट करना है। क्या करना है? इसका टारगेट देखना है कि ये टारगेट इसका क्या था, ये क्यों वहां पहुंची। ये भी हो सकता है कि किसी ने आपकी मशीन का टारगेट डिफॉल्ट ये सेट किया हुआ हो, आपको मशीन मिल गई ऐसी फॉर्म में, आपको मशीन मिल गई ऐसी फॉर्म में, और आप मशीन पे काम कर रहे हैं, पता चला आपकी उसमें एक बात लिखी हुई होती है। वो क्या लिखी हुई होती है, चलो छोड़ो, वो तो बात की बात है। मैं आ गया यहाँ पे सिस्टम CTL गेट डिफॉल्ट। इसका डिफॉल्ट टारगेट क्या है? उसने कहा मेरा ये टारगेट है। तो डिफॉल्ट टारगेट ये नहीं होना चाहिए। डिफॉल्ट टारगेट क्या होना चाहिए? डिफॉल्ट टारगेट होना चाहिए या तो GUI या फिर CLI। GUI अगर आप करेंगे तो GUI ये होगा, सॉरी, GUI अगर आप करेंगे तो GUI ये होगा, ग्राफिकल डॉट टारगेट। और अगर आप CLI करना चाहेंगे तो CLI कौन सा होगा? CLI होगा मल्टी डैश यूजर डॉट टारगेट। और अगर आप सर की बात को क्रॉस चेक करना चाहें तो सिस्टम CTL ये आप कर सकते हैं। क्रॉस चेक करना चाहें तो क्रॉस चेक करने के लिए एक ऑप्शन होता है जो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। गेट डिफॉल्ट का मतलब है जो इस वक्त डिफॉल्ट सेट है वो दिखा दो। सेट डिफॉल्ट का मतलब है मेरा डिफॉल्ट ये सेट कर दो। ग्राफिकल टारगेट का मतलब है रन लेवल 5 और मल्टी यूजर टारगेट का मतलब है रन लेवल 3। रन लेवल 5 का मतलब होता है लिनक्स में GUI और रन लेवल 3 का मतलब होता है लिनक्स में CLI। ये एक फाइल होती है, इसके अंदर लिखा हुआ होता है। अगर आप इसको चेक करना हो, स्पेलिंग भूल जाएं, एग्जाम में है cat etc init टैब लिखें
यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये 2 लाइनें लिखी हुई हैं, बल्कि 2 लाइनें नहीं लिखी हुई। अगर आप इसको पूरी फाइल को पढ़ेंगे तो पूरी फाइल में आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, कि भाई आप इस तरह टारगेट अपना सेट कर सकते हैं। अगर आपको व्यू करना है डिफॉल्ट क्या है तो वो भी देख लें, और अगर आपको व्यू करना है और सेट करना है तो आप वो भी देख लेते हैं। RSCSA के एग्जाम में टारगेट को सेट करने का भी ऑप्शन आता है कि आप अपना टारगेट सेट कर लें। कभी आता है कभी नहीं आता, लेकिन आमतौर पे आता है। RHC के एग्जाम में वो बोलता है, RHC के एग्जाम में मशीनें CLI मोड में मिलती हैं और उनको आपको GUI में लेके जाना होता है कुछ कामों को करने के लिए। ठीक है, तो हम बोलते हैं यार मशीन को GUI में ले जाके ये काम GUI से कर लेना। कमांड लाइन करने जाओगे तो बहुत लंबी कमांड्स लिखना पड़ेंगी। तो आपने उस मशीन को GUI कर लिया, लेकिन उसमें एक जगह पे लिखा होता है कि रन लेवल जो भी हो डिफॉल्ट, अगर आप चेंज कर दें तो करें, लेकिन वापस उसी हालत में छोड़िएगा जिसमें मशीन थी। अगर आपने नहीं छोड़ा और वो रन लेवल वो नहीं हुआ तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। बहरहाल आ जाए तो आ जाए, अभी आया नहीं है अभी तक, लेकिन आ भी सकता है। क्यों हो जाएगा भाई, ऐसे थोड़ी लिनक्स है ये, मतलब ऐसे थोड़ी है कि भाई जनाब क्रैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके ख्याल में? सर आप बेसिकली कह रहे हैं कि आप CLI से GLI में कन्वर्ट हो जाएं, अपना काम करें और उसके बाद वापस चले